अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल पहली बार मिले हैं, आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। दस्तक बराबर हो रही थी। बाथरूम से सर निकालकर नमू आपा ने अपनी बुलंद पाटदार आवाज में कहा, अरे रानी जान, जरा देखना तो कौन आया है। मैं जरा पानी बहा लूं। इस कदर गर्द में अटी हूं कि किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं। शाबाश। ड्राइंग रूम की खिड़की का पर्दा हटाकर रानी ने बाहर झांका। कोई नौजवान मुंतजिर नजरों से बंद दरवाजे को तक रहा था। नमू आपा, कोई फौजी आया है, गोरा गोरा सा है। उससे ये क्या कहना है? अरे भाई नाम पूछो। इर्तिजा का फोन बताने के लिए आए होंगे जामी साहब, बिठा लेना, आती हूँ। बाथरूम के अंदर से पानी की शपड़ शपड़ की बावजूद नमू आपा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजा जरा सा खोलकर रानी ने मुंह बाहर निकाला। जी, किससे मिलना है? नाम क्या है आपका? नाम? वो हैरत से गोया हुआ। अब ये क्या होगा? भाभी नहीं है क्या घर में? जहान हूं मैं। भाभी? रानी जेरे लब बुड़बड़ाई। हर आने वाला खुद को जहानी समझता है और घर को अपना घर। नमू आपा तो सारे जहान की भाभी हैं। किस नंबर के देवर हैं पता नहीं। नमू आपा, लगता है वही हैं जिनका आपको इंतजार है। बड़े रूप से कह रहे हैं कि भाभी नहीं है क्या घर में? तो ड्राइंग रूम में बिठाओ ना डेयर इन्हें। बस मैं अभी आई, जरा कपड़े पहन लो। दरवाजा खोलकर उसने पर्दे से मुंह बाहर निकाला। आइए जी, बैठिए, अभी आती है नमू आपा। उसके हाथ में कपड़ा था, वो डस्टिंग करते करते दरवाजा खोलने चली गई थी। और अब फिर वो ड्राइंग रूम की तस्वीरों को कपड़े से रगड़ने लगी बेपरवाह। दरअसल सुबह से ही वो नमू आपा के साथ घर की सेटिंग कर रही थी। अजब ऊट पटांग सा घर था। कई कई दफा तो चीजें फर्नीचर रख रख कर जायजा लिया गया था। कौन सी पेंटिंग कहाँ मुनासिब होगी, कौन सा डेकोरेशन पीस किधर मुनासिब होगा। सुबह से अब तक जगह और चीजें बदल बदल कर, उठा उठा कर, घसीट घसीट कर वो थक गई थी। नमू आपा तो मना करती रही कि अजब गुल आ जाए तब उसकी मदद से कर लिया जाए, मगर रानी तो इस घर को दीदा से बनाने में देर नहीं करना चाहती थी। उसके आने के बाद अजब गुल छुट्टी लेकर गया था। अब पता नहीं कितने दिन बाद आए और घर की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। नमू आपा ने खाना पकाया और पंखे वगैरह साफ किए। इतनी गर्द और इस कदर रुई पंखों के परों में चिपकी हुई थी जैसे किसी ने लिहाफ ओढ़े हों। रानी ने सारे कमरे धोकर फर्श चमकाए। अब आखिरी हिस्सा ड्राइंग रूम रह गया था। हेलो, हेलो कैप्टन जहान, कैसे हो भाई? बैठो ना, खड़े क्यों हो? नमू आपा के इस्तकबालिया नारे पर पुरशोर और बुलंद होते थे। गीले बालों का जूड़ा उन्होंने खोपड़ी के ऐन ऊपर बांधा हुआ था। तौलिया गर्दन में लपेटे बाथरूम से सीधी ड्राइंग रूम में चली आईं। वो हर किसी से उतनी ही बेतकल्लुफी से पेश आती थीं। खानदान में हवाई देदा मशहूर थीं। आखिर इर्तिजा भाई फ्लाइंग ऑफिसर थे, जहाज उड़ाते थे। बेगम दीदा हवाई ना होती तो क्या होती। सुबह से सफाइयां धुलाइयां कर करके मैं थक चुकी हूँ और इस लड़की ने तो अपने जिन्नात होने का सबूत दे दिया है। वो अजब गुल छुट्टी पर है, वाकई बहुत अकड़ है। कह देता है ये हमारा काम नहीं, जनानी लोग का काम है, आप रिपोर्ट करें ना उसकी। अरे नहीं भाई, इज्जतमंद खुददार पठान है, मैं तो उसकी बहुत कदर करती हूँ। अरे हाँ, तारुफ तो करवाया ही नहीं। मैं अजब भूख हूँ, ये मेरी कजन रानी है। कजन? और तुम क्या समझे थे? ये मुझे काम वाली मासी समझे होंगे। रानी ने मुड़कर उन्हें देखा। खैर, काम वाली मासी की सूरतें ऐसी नहीं होती। जहान ने कहा, ऐसी भी होती हैं। रानी ने खिड़की का शीशा रगड़ना शुरू कर दिया था। भाई छोड़ो रानी, कुछ खातिर वातिर करो, मेहमान आए हैं। हाँ सुनाओ कैप्टन, वो तुम्हारे मेस के खाने में सुना है मक्खी और मच्छर निकलते देखे गए। मेस में मक्खियों की बहुतात है बेचारे, खानसामा का कोई कसूर नहीं। तो तुम लोगों ने भूख हड़ताल का प्रोग्राम खत्म कर दिया? क्या करें, भूख बड़ी जालिम होती है। जहान ने हंसते हुए कहा। अरे रानी, शरबत चाय कुछ लाओ ना। नमो आपा को खातिर करने का बड़ा शौक था। शरबत खत्म शुद्ध, चाय का भी टाइम नहीं हुआ। वो बेनियाज बनी सफाई किए जा रही थी। अच्छा ठहरो, मैं ही कुछ करती हूँ। नमो आपा चली गई और किचन से ही अपनी दबिंग आवाज में उससे मुखातिब रही। और हाँ, वो तुम्हारे कमरे में सांप जो निकला था, जो गायब हो गया था, तो सबने मशहूर कर दिया कि वो कोई जिन था। अच्छा, तुमको जिनों का यकीन है? मतलब ये कि कभी देखा है और सुना है तुम्हारी पोस्टिंग होने वाली है। हाँ, तुम्हारी अम्मी का खत वगैरह आता है, मेरा सलाम कहना उन्हें। वो उनके हर सवाल का जवाब उसी फुर्ती और बुलंद आवाज में देता रहा, अपनी जगह बैठे बैठे। मगर उसकी नजरें मुसलसल रानी के ताकुब में थी, जो ड्राइंग रूम की हर शय को चमकाने में मसरूफ थी। बेनियाज और लापरवाह इस लड़की में कोई कशिश थी, कोई अनोखी सी दिलकशी। बेइंतहा हसीन तो वो नहीं थी, बल्कि शायद हसीन नहीं, सिर्फ दीदा ज़ेब कह सकते हैं। उसके चेहरे का हर नक्श मुतनासिब और दिलकश था। दरअसल उसके सादा रूप में नयापन था। उसका कद और जिस्म लंबा पतला और फुर्तीला बिजली की तरह इधर से उधर लपकती फिर रही थी। अपनी नीमबाज आंखों से हर चीज को बगौर देखती, फिर दूर जाकर देखती। इत्मीनान ना होता तो फिर कपड़े से चमकाने लगती। आप बोलती नहीं है क्या? उसकी खामोशी से वो उलझ गया था। मैं?
वो हैरत से बोली, गैरों से गैर ज़रूरी बात नहीं करती। क्या टिका सा जवाब था। जहान हक्का बक्का सा रह गया। ज़रा इधर आइए, उसे पकड़कर इधर कर दें। बेतकल्लुफ़ी भी कमाल की। अब क्यों बोल रही हैं? गैर मर्द से काम करवा रही हूँ, बोलना ज़रूरी हो तो बोलती नहीं तो नहीं। जब नमू आपा चाय के साथ गरम पकोड़े और चिप्स लेकर आईं, रानी जहान से कॉर्नर टेबल सेट करवा रही थी। उसके ख़याल में कोने में मकड़ियों के अंडों का खजाना था। फर्श धुल गया, अंडे और जाले दीवार में मौजूद थे। आओ जहान, चाय ठंडी हो जाएगी, पहले ये काम हो जाए। इस पेंटिंग को इस वाली दीवार पर लगा दें। वो जहान को मुसलसल मसरूफ रख रही थी। रानी जान, पकोड़े ठंडे होकर बदमज़ा हो जाएंगे। नमो आपा, अब्बा कहते हैं कि खाना ठंडा करके खाना चाहिए। डेयर, ये खाना नहीं, नाश्ता है। आग पर पकी हुई हर चीज़ जो चबाई जाए खाना होती है। अब ये सोफ़ा ज़रा खिसका दें, काम ख़त्म। चलें। पकोड़े वो अंदर जाकर हाथ धोने लगी। और सुनाओ कैप्टन, वो तुम्हारे मेजर नदीम के मेहमान। नमो आपा चिप्स कुरकुराते हुए पूछती। कब तक रहेंगे? सुना है बड़ा तहलका मचा दिया उन्होंने। मैं तो कई दिन से उधर नहीं गया, कॉलेज की छुट्टियों तक तो रहेंगे। अच्छा, मैं नहीं गई, जाने का सोच रही हूँ। सुना है वो जो परियों से मुशाबा है। क्या वाकई? नमो आपा को खोज लग गई थी। जहान सिटपटा गया। इतनी खास तो नहीं, लेकिन मिसेज नदीम मुंतज़िर रहती हैं कि लोग उनके घर आएं और मजमा लगाएं। नमो आपा ने फिक्रा मुकम्मल किया। शायद, वैसे रबानी तो हर रोज़ उनके गेट में जाते देखे गए हैं, और अंकल साहब भी। खैर वो तो ठीक है, मगर ये रशीद और बेगम रशीद क्या करने जाते हैं? ये लोग तो महज इंजॉय करने के लिए। आपको पता है रशीद साहब किस कदर लुत्फ लेते हैं, फिर लतीफ़े बनाते हैं महफ़िलों में सुनाने के लिए, ख़ुसूसन आर्मी से मुतल्लिक़ उनके लतीफ़े बहुत मशहूर हो जाते हैं। कभी आप छेड़कर देखें रशीद साहब को। ना बाबा, मैं किसी के बारे में फ़ज़ूल बातें नहीं सुन सकती। नमो आपा ने कानों को हाथ लगाए। अरे रानी, पकोड़े लो ना तुम, थक गई होगी, भूख लगी होगी। ये बोलती नहीं है क्या? तकल्लुफ़ कर रही है। जब बोलना शुरू करेगी तो तुम कहोगे ये बोलती बहुत है। रानी शर्मिंदा हो गई और खफगी से मुँह फुलाकर बैठ गई। अच्छा बाबा, मज़ाक कर रही थी मैं। जहान कोई गैर तो नहीं है, मेरा देवर है असली। अच्छा, ये इर्तिज़ा भाई के सगे भाई हैं क्या? वो फ़ौरन सीधी हो गई। मुँह बोले वो चुपके से बुड़बड़ाई और गर्दन से इकरार किया। जहान मुस्कुराने लगा। भाभी, आप मेजर साहब के यहाँ कब जाएंगी? शायद आज ही। तुम भी चलोगे ना हमारे साथ? ज़रूर चलिए। भाई ज़रा धूप ढलने दो। मेजर साहब के यहाँ दोपहर सोकर मनाई जाती है। क्या इन्हें हम जगाएं जाकर? बुरी सी बात है, पुरानी बात है। अब तो तमाम दोपहर उनके मेहमान बरामदे की जाफी से लगे बिलके चुपके से खड़े रास्ते से गुजरने वालों पर फिक्रे कसा करते हैं। इंकशाफ और यही कशिश तुम सबको वहां ले जाती है। फिक्रे सुनने में मजा आता है ना? मैंने तो किसी से सुना है कि वो मिनमिनाया, फिक्रे सुनने के लिए ही बोले जाते हैं। अच्छा चलो, चाय खत्म हो गई, अब कार्ड खेलते हैं। उस दिन की बाजी उधार है। नमू आपा ने फट मौजू बदल डाला। जहान खुश हो गया। उसका भी दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने के लिए। इससे पहले जब भी आता भागने के बहाने तलाश करता था, मगर आज एक मनमोहिनी सूरत, दिलफरेब चेहरा, भोली भाली अल्हड़ सी लड़की रास्ता रोक रही थी अपनी शीरीं आवाज़, रसीले लहजे और मासूम अदाओं से। और वो जो सोच कर आया था 10 मिनट बैठकर मिसेस इर्तज़ा की खैरियत दरियाफ्त करके मेजर नदीम की खिदमत में हाजिर होगा। उनकी मेहमानों से गपशप भी हो जाएगी, और मिसेस नदीम की ख्वाहिश थी कि जो उनके घर आए उनकी बहनों से मिले। इस ख्वाहिश की तकमील भी हो जाएगी, और वो हर किसी की पुरशौक अंदाज में पिजराई करती थी। क्या पता इन जवानों में किसी का नसीब उनकी बहनों के साथ लिखा हो। कैप्टन जहान तो यूं भी फैमिलीज में काफ़ी मकबूल था। कमारा जिम्मेदार, स्मार्ट, खुश शक्ल और खुश मिजाज, बाअदब और बाइखलाक और शरीफ भी के उसके साथ कोई स्कैंडल का दुम छल्ला नहीं था। जहान की इर्तज़ा से मामूली अलग सलग थी, लेकिन इत्तफाक से ऐसा कई बार हुआ कि जब इर्तज़ा की पोस्टिंग पेशावर हुई उन्हीं दिनों जहान भी वहां पहुंचा होता। पहले तो अलग सलग, फिर गुफ्तगू, उसके बाद गपशप, कभी कभी तो राजो न्याज की नौबत भी आ जाती। जहान का उनके घर जाना ज़रूरी होता, और जब इस छोटे से पहाड़ी इलाके में जहाँ नई नई छावनी कायम हुई थी और अभी तामीर की हद में थी, यहाँ तक कि वो वहाँ घरों की भी खासी किल्लत थी, बल्कि बहुत से शादीशुदा लोग मेस में मेहमान रहने पर मजबूर थे। एयरफोर्स वालों के लिए तो सिरे से अभी मकान बने ही नहीं थे, लेकिन हेलीपैड तो था जिस पर आर्मी के हेलीकॉप्टर मौजूद रहते। लेकिन अब एयरफोर्स वालों के लिए भी खासी जगह मखसूस कर दी गई थी। बड़ी सरत के साथ हैंगर तामीर हो रहे थे, और कई लोग फैमिली के साथ मुकीम थे जिनको घर ना होने की वजह से फौजियों की पुरानी बैरकों को मकान का रूप देकर रहने के काबिल बना दिया गया था। नमू आपा का ख्याल था कि ये घर कभी किसी जमाने में फौज के घोड़ों का अस्तबल होगा। इस जमाने में जब जंगें घोड़ों की पुश्त पर लड़ी जाती थीं, यानी शेर शाह सूरी के ज़माने में। इत्तफाक से जब मिसेस इर्तज़ा यहाँ आईं 2 दिन पहले, इर्तज़ा को किसी अस्करी मिशन पर जाना पड़ा। जाते हुए वो जहान से मिलकर उसे ताकीद करके गए कि इनके घर की खैर खबर लेता रहे। मिसेस इर्तज़ा काफ़ी खुश इखलाक और हमदर्द खातून थीं। कई बार उनसे मिलकर वो उनके इखलाक और खलूस का गर्विदा हो गया था, ख़ुसूसन जब इर्तज़ा मौजूद होते। इन दोनों की नोक झोंक खासी दिलचस्प होती।
कभी कभी तो वो लड़ने पर आमादा हो जाते और मुसलसल एक दूसरे पर हमले किया करते। और जब जहान को उनका जज बनाया दिया जाता तो वो बौखला कर रह जाता। मिसेज इर्तजा जहान की शराफत की कायल और मोहतरम थी, गो कि वो बेहद निडर और बेनियाज किस्म की खातून थी। अगर वो ना भी होता वो तन्हा रहते हुए अपनी ज़रूरियात का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेती। मगर जहान इर्तजा से वादे की लाज निभाने अक्सर उनके घर आ जाता, कभी रमी खेल कर, कभी सिर्फ बातें करके उनका दिल बहलाता, उनके लिए सामान ले आता। वो खुद जाना चाहती तो गाड़ी ले आता और उन्हें फिर प्राइस शॉप से एसडी ले जाता। गर्ज ये कि इर्तजा की गैर मौजूदगी में उनमें खासी बेतकल्लुफी हो गई थी। इधर इर्तजा के दौरे की मुद्दत तवील हो गई और मिसेज इर्तजा की तबीयत खराब हो गई। वो तो शुक्र है कि साथ वाले बैरक नुमा घर में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रशीद की फैमिली आ गई और चंद दिन बाद ही दोनों खूब शेरो शकर हो गए। जहान ने इत्मीनान का सांस लिया कि ऐसे डॉक्टर के यहाँ लाने ले जाने का फर्ज निभाना नहीं पड़ा। मिसेज रशीद ये काम बखुशी करती थीं और भी बहुत से काम जो जहान को करने पड़ते थे मिसेज रशीद ने अपने जिम्मे ले लिए थे। दोनों खवातीन अक्सर शॉपिंग करती पाई जाती। इधर 2 फरलांग परे आर्मी एरिया में मेजर नदीम की सालियों की आमद ने तहलका मचा दिया। ये लड़कियां बेहद एडवांस, आला तालीमी याफ्ता और खुश लिबास थीं। मैस के कमारे तो जैसे धागे से बंधे मेजर के घर शाम बसर करने चले जाते। सुना गया कि लड़कियां खासी हसीन भी हैं और बगैर सफरी आई हैं, लेकिन रशीद का कहना था कि मिसेज नदीम अपनी इन बहनों के लिए लड़के फंसाने के गुर आजमा रही हैं। गो कि नमू आपा को यकीन ना था। हसीन, तालीमी याफ्ता, एडवांस लड़कियों के लिए लड़कों की क्या कमी होगी। मगर रशीद और मिसेज रशीद का कहना था कि पहले मिसेज नदीम इस कदर बाइखलाक ना थी, बल्कि मगरूर सी हुआ करती थीं। लड़कियों के नजुल ने इनके अंदर इखलाक के साथ खुश मिजाजी, एहतराम, रवादारी, मरवज यानी हर खूबी बेदार कर दी थी। इसीलिए जिसे देखो आर्मी एरिया के बंगलों की तरफ, बल्कि मेजर नदीम के बंगले की जानिब खिंचा चला जा रहा है। कभी आइसक्रीम पार्टी है तो कभी पकोड़ा पार्टी। मेजर नदीम इन महफिलों में कम शरीक होते, कभी कभी नजर आते। और सुनाओ कैप्टन, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी शादी तय कर दी क्या? नमू आपा ने रेमी के पत्ते जमाते हुए बड़े मजे से पूछा। जहान घबरा गया, सिटपटाकर रानी को देखा जो उसके हाथ की तरफ नजर जमाए बैठी थी ताकि पत्तों पर नजर पड़ जाए तो अपनी नमो आपा को मुफीद मशवरे दे सके। नहीं भाभी, अभी तो मामला अटका हुआ है, बल्कि लटका हुआ है। भाई एक तरफ करो इस मामले को। और हाँ रानी सुनो, एक बार ये हमें अपने गांव ले गए थे, अपने घर अपनी अम्मा से मिलाने, और मैंने तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी अम्मा की खुशामद की कि वो किसी जाहिल लड़की से इस होनहार की किस्मत ना फोड़े। ये किस शहरी लड़की से शादी करके खुश रहेगा। अपनी पसंद की लड़की जो उसके साथ पार्टियों में शरीक हो तो उसे शर्मिंदा ना करे। अच्छा फिर क्या हुआ? रानी बेख्याली में बोली। उसकी सारी तवज्जो जहान के हाथ में पत्तों की जानिब थी जिन्हें वो बड़ी महारत से छुपा रहा था। फिर उनकी अम्मा ने कहा, ये लड़का तो है ही बेवकूफ़, अहमक, इसे क्या पता दुनिया का। वो लड़की इतनी ज़मीन लाएगी जहेज में कि अगली नस्लें तक बैठकर खाएंगे। इतनी भैंसें लाएगी कि दूध कभी ना ख़त्म हो, पेट भरकर सारा खानदान पिए। और लिहाफों से भरी 4 पेटियां, असल जैस की निवाड़ी पलंगों के 4 जोड़े, 12 बकरियां और 3 दर्जन खेस जो लड़की की माँ ने पिंड और सरगोदा से बनवाए, सारी उम्र को काफ़ी होंगी। और ये फौज की नौकरी भला किस काम की? 4 टके मिलते हैं, शहरी लड़की तो और भी खर्च करेगी। बहुत खफा हुई वो हम पर। अच्छा फिर हम शर्मिंदा और गुस्से में लाल पीले वापस आ गए। इन्होंने कहा कि अगर फौज के सरबराह भी आकर सिफारिश करेंगे तो वो उनको अहमक समझेंगी। उनके ख्याल में तो हम भी अहमक थे जो उनके बुद्धू बेटे के कहने में आकर ऐसी फजूल सिफारिश करने आ गए। जहान ने रानी को देखा और फौरन नजरें हाथ पर से हटाकर बोली, और क्या ठीक तो है? इतना भारी भरकम जहेज भला शहरी लड़की के पास कहाँ? अरे मैंने उन सोने के कड़ों और पैर के तोड़ों का, गले के 8 किलो सोने की हसली का जिक्र नहीं किया। ओहो भाई, 2.5 किलो सोना भी उसके जहेज में आएगा। चांदी का गहना इस कदर होगा कि चाहें तो ये अपनी यूनिट के लिए फर्दन फर्दन उसकी तलवारें बनवा लें। नमो आपा धुन में बोले जा रही थी। जहान ने अपने पत्ते फेंक दिए। आप मुझे डिस्टर्ब करके बाजी जीतना चाहती हैं? चले मैं हार मान लेता हूँ। वाह कैसे फौजी हो, बगैर लड़े हार मान ली। अरे मियाँ, हथियार उठाओ, मतलब है पत्ते उठाओ, लड़कर मुकाबला करो दो बदो। आपको चलना है मेजर साहब की तरफ या नहीं? वो बिगड़ा हुआ था। अच्छा चलते हैं भाई। रानी चलो तैयार हो जाओ। देखें तो कैसे कैसे महताबा मेजर नदीम के सहन में चमक रहे हैं। उनकी किरणों से आर्मी एरिया बकाया नूर बना हुआ है कि हर सितारा मान। मेजर साहब के यहाँ खासी रौनक थी। कुछ लोग लॉन में, कुछ ड्राइंग रूम में, और मेहमान लड़कियां सब तरफ। मेजर साहब और उनकी बेगम ने बढ़कर पाक से उनका खैर मकदम किया। नमो आपका ख्याल था कि ये गर्मजोशी कैप्टन जहान की बदौलत है। उन्होंने सरगोशी में जहान से कुछ कह भी दिया। रानी के बारे में सबने सवालात किए और वो संजीदा नजर आ रही थी। मिसिज नदीम ने कई बार उससे कहा कि लॉन में अपनी हम उम्र लोगों में जाकर इंजॉय करे, मगर वो अपनी नमो आपा के पास बैठी रही। कैप्टन अलबत्ता लॉन में चले गए, जहां बकौल उनके कुछ दोस्त थे। मेहमान लड़कियों का कोई जिक्र नहीं। लॉन से कई बार नोवाल लड़की को बुलवाया आया,
मगर वो बड़े सुकून से ड्राइंग रूम की ज़बाइश दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखती रही। चलते वक्त मेजर साहब ने इन्हें फुल मून लाइट पिकनिक में शिरकत की दावत भी दे दी। उनके खड़े होते ही जहान भी आ गया। बाहर निकलकर नमो आपा ने उससे कहा भी कि वो रुक जाए। मिसेज नदीम ने उसे ठहरने का कहा था। मैं आपके साथ गया था, आपके साथ आ गया। भाभी, आउटिंग के बारे में क्या ख्याल है? नई गाड़ी है क्या? यस, जिंदाबाद कैप्टन, खुदा तुम्हारी आरज़ुएं बुरलाए। चलो। रानी कुछ हिचकिचा रही थी। मैं घर पर रुक जाती हूँ, आप जाएं। उसने कहा, अकेली? सांप होते हैं यहाँ, देखकर ही बेहोश हो जाओगी। रानी लपक कर नमू आपा से आगे चलने लगी। जहान गाड़ी ले आया। नमू आपा मुसलसल जहान से बातें कर रही थीं, जबकि रानी बल खाते रास्तों, सरसब्ज पहाड़ियों पर चढ़ती बकरियों को देख रही थी। कहीं कहीं किसी पहाड़ से नाली की सूरत में पानी बह रहा था। ऊपर कोई चश्मा होगा। जहान ने जीप रोक ली और तीनों उतरकर चहलकदमी करने लगे। हर सिमत सन्नाटा था। नीचे कहीं कोई पहाड़ी नाला बह रहा था, जिसके तेज बहाव की घनगरज सुनाई दे रही थी। पहाड़ों पर शाम उतर आई थी। सलोनी सुरमई हसीन शाम। हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे, परिंदों का शोर बढ़ गया। हमने परिंदों को डिस्टर्ब कर दिया। ये एहतजाज तो नहीं कर रहे कोई शरपसंद हमला ना कर दे। ये अपने अपने घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई शरपसंद नहीं है इनमें। ये खसूसियात तो सिर्फ इंसान में होती हैं। जहान ने कहा। रानी ऊंचे पहाड़ों और उन पर आगे दरख्तों को देख रही थी, जहां हवाओं का जोर था और शाखों के टकराने का शोर नीचे भी मध्यम मध्यम सुना जा सकता था। फजा का पासबां या बुलंद या जुबरूत पासबान, ताकतवर सरसब्ज व हसीन पहाड़, सूरज की सुनहरी किरणें ऊपर चोटी पर चमक रही थीं और आसमां गुलाबी हो गया था। जंगल, पहाड़, पहाड़ी नाले और परिंदों के परों की सरसराहटें, जंगल में शाम का फुसूं, फजा पूरी रनाई के साथ छा रहा था। अभी आनन फानन अंधेरा छा जाएगा और जंगली जानवर बेदार हो जाएंगे। नमो आपा ने डराया। मुझे पहाड़ी इलाकों के मौसम की खबर है। तारीकी होते ही ये पहाड़ काले भूतों की तरह आगे बढ़ते हुए खा जाने के लिए। अरे सचमुच नहीं, बस लगता है। रानी को खौफजदा देखकर उन्होंने बात बनाई। उसी वक्त सूरज ने गड़ाक से छलांग लगाई और किसी पहाड़ की ओट में चला गया। रानी ने नमो आपा को कसकर पकड़ लिया। चले चले ना। मैं इसके सब्जाजार में गहमा गहमी थी। कोई घास पर लेटा बैठा है तो कोई कुर्सियों पर महवे गुफ्तगू। हाय, ये सब लोग मेजर साहब के घर नहीं गए क्या? नमू आपा सबको हेलो हेलो करते हुए गोया हुई। भाई, इन्हें भेजो वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा इनका। सब जा चुके भाभी, और वैसे सबको इजाजत भी नहीं है। जहान को हंसी आ गई थी। उनके गिर्द जल्द ही लोग जमा हो गए। नमू आपा की बुलंद आवाज और मजाक करने वाली आदत ने सबको मुतवज्जो कर लिया था। वो यहाँ खासी हर दिल अजीज हो गई थी। किसी ने बोतलें मंगा ली। हंसी मजाक होता रहा। सारे लोग नमू आपा को भाभी भाभी कह रहे थे। जो ही रानी ने कसमसाकर कहा, नमू आपा अब चलें घर। नमू आपा नहीं, जरा तो रुकें प्लीज। किसी ने कहा, नमू आपा मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है, कोई शेर अनायत हो जाए। किसी ने जज्ब के आलम में कहा। नमू आपा शेर सुनाने लगी। सब झूमने लगे। रानी खड़ी हो गई, तब वो उठी। रात को खाने पर जहान को बाइसरार रुका गया। रानी जुजबुज हो रही थी। दाल चावल खिलाएंगी, मगर ना जाने कहाँ से नमू आपा कबाब भी निकाल लाई और कलेजी भी। खाने के बाद भी जहान का उठने का इरादा ना था तो रमी शुरू हो गई। रानी नमो आपा को मुफीद मशवरों से नवाजती रही। डेयर, ये क्या तुम मेरे सब कार्ड जाहिर किए दे रही हो? अभी आप खुद भी तो शो करेंगी। मूनलाइट पिकनिक पर चलेंगे आप? मैं आ जाऊं लेने के लिए? हाँ भाई, जरूर, थैंक यू। मैं इर्तिजा को तुम्हारे तामुन के बारे में बताऊंगी तो वो बहुत खुश होंगे। अपनी इन्हें अपनी मर्दमशनासी पर बड़ा फख्र है। इनके बहुत कम दोस्त हैं और तुम उनमें हो। जहान खुशी से निहाल हो गया। उस रात बहुत गहरी नींद आई और बहुत सुहाने ख्वाब, शायद इसलिए कि सोने से पहले वो मिसेज इर्तिजा के ड्राइंग रूम में ही भटकता रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे वहां का तस्वुर, रानी का ख्याल, जो आंखों को, हवासों को, अकल को, दिल को बेहद पसंद आई थी। उसको मासूम बातें, शोखी आमेज हया और भोली भाली अदाएं सब बेहद नेचुरल था। लेकिन उसकी आंखें, जो बहुत गहरी और सोचती हुई सी थी, गम आलूद नरमाहट से भीगी भीगी थी। आंखों ने उसके चेहरे को बड़ी दिलरुबाई बख्श दी थी, गमनाक सी। अगले दिन यूनिफॉर्म उतारने से पहले ही वो मिसेज इर्तिजा के दरवाजे पर पहुंच गया। रानी ने ड्राइंग रूम के पर्दे हटाकर झांका, फिर पुकार कर बोली, नमो आपा, कोई फौजी है वर्दी में? शायद नमो आपा की हदायत पर दरवाजा खोलकर बोली, आप अपना नाम बता दें। वो कुछ कहने को आगे बढ़ा तो दरवाजा बंद कर लिया। कमाल है, नाम नहीं बताते। नमो आपा, आप आए ना। मिसेज इर्तिजा ने बाहर झांका, फिर कहका लगाया। वो खजल सा होकर रह गया। बस मैं ये पूछने आया था कि कहीं तफरीह का प्रोग्राम हो तो गाड़ी मांग लूं किसी से। उसे बड़ा सदमा पहुंचा था पिछली रात। 11 बजे तक वो यहीं मौजूद रहा था और दोपहर तक वो उसे बुला बैठी। नमू आपा मजाक उड़ाने लगी। जबरदस्ती उसे अंदर खींचा। वो शरबत लेने अंदर गई तो वो शिकवा कर बैठा, आप इतनी जल्दी भुला देती हैं बंदे को। कमाल है, वो असल में वर्दी की वजह से। मैं समझी जाने कौन है। कल तो मैं वर्दी में नहीं था। आपने तब भी कहा था कोई फौजी आया है, गोरा गोरा। वो खासा रंजीदा था।
शाम को किसी से गाड़ी मांग लाया था। वो लोग बैठने लगे तो मिसेज रशीद उनकी तरफ आती नजर आई। नमो आपा ने उन्हें जोरदार इस्तकबालिया नारों के बाद इसरार करके साथ बिठा लिया। मिसेज रशीद बेहद बातूनी थी, नमो आपा भी कम ना थी। मुसलसल जोर जोर से बातें करते और कह के लगाती नहीं। जहान उनकी बातें सुन सुनकर मुस्कुराता रहा। रानी बिल्कुल खामोश थी और मनाजिर में महव थी। घूम फिर कर सब वापस आए तो खाने का वक्त हो गया था। जहान को खाने के लिए रोका गया। मिसेज रशीद अपना खाना ले आई, साथ ही अपने शौहर और बेटे को। रशीद साहब लतीफे सुना सुना कर हंसाते रहे। रानी को भी हंसी आ रही थी। कभी वो खुलकर हंसती तो उसका रंग सुर्ख हो जाता, अनार की कली की तरह। एक बात जो जहान को बिल्कुल पसंद आई वो ये कि रानी इन सब में दिलचस्पी लेने से ज्यादा रशीद साहब के बेटे की जानी मुतवज्जो रही, किसी बच्चे की तरह जिसे अपना हम उम्र मिल जाए तो वो सबसे बेनियाज हो जाता है। फिर नमू आपा उसे मुखातिब करती, सुनो सुनो रानी, लतीफा सुनो। और वो हंस पड़ती, जैसे सारा माहौल हंस देता। रूह तक सरशार हो जाती जहान की। मून लाइट पिकनिक पहाड़ी दरिया के किनारे मनाई जा रही थी। पहाड़ी का दामन था, दरिया की रवानी का सरगम। जंगली पेड़ों को छूकर हवा वादी में उतरती तो उसमें अनोखी सी खुशबू होती। आसमां पर पूरा चांद और आसमां से जमीन, पहाड़, दरिया, जंगल, हर जगह ठंडी सफेद नकई चादर फैली हुई थी। यूं जैसे जन्नत का समा सामने हो। बड़ी बड़ी गैस लालटेनों ने जमीन के इस हिस्से को बकाए नूर बना दिया था जहां इन लोगों ने पड़ाव डाला था। बड़ी बड़ी दरियां, उस पर सफेद चांदनी के फर्श, गांव तकिए जिनके सहारे मर्द हजरात लेटे और बैठे थे। बास ने महज टेक लगाई थी। खवातीन अपना ग्रुप अलग किए सरगोशियों में मसरूफ थी। फिर कोई हंसी फिजा में जलतरंग बजाती और जंगल के माहौल में एहसास सा पैदा हो जाता। किसी शौकीन ने कैसेट लगा दी, किसी उस्ताद की गजल गाने वाली की आवाज में नगमी थी, धुन अच्छी थी, सब बेखुद होकर सुन रहे थे। गजल खत्म हुई तो मेजर साहब की फरमाइश पर चौदहवीं के चांद की मुनासबत से गीत सुनाए गए। चौदहवीं का चांद हो, आफताब हो, जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। पब्लिक के बेहद पुरइसरार पर जहान ने, कल 14वीं की चांद थी जब शब भर रहा चर्चाते रहा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, गाकर सुनाया और बेहद दाद समेटी। फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया था। किसी को दाद मिली, किसी को कहके, किसी पर फिक्रे कसे जा रहे थे, किसी को खामोश करने के लिए मुख्तलिफ वास्ते दिए गए थे, बल्कि रिश्वत की पेशकश भी हुई। लड़कियों ने भी गीत गाए। मेजर साहब की मेहमान लड़कियों ने काफी दाद वसूल की। आखिर मेहमान खसूसी थी। फिर किसी ने रानी से फरमाइश की, वो दंग रह गई। हाँ हाँ सुना दो, नमो आपा बेनियाजी से बोली। मुझे नहीं आता, वो चिढ़ गई। भाई गाना और रोना तो मेरी फाख्ता को भी आता है, मेरी पालतू फाख्ता, किसी नौजवान ने कहा। रोकर दिखाओ। रानी भुन्ना गई। चलो तकल्लुफ ना करो डेयर, सब अपने हैं। नमो आपा की बेअक्ली पर उसे रोना आने लगा। आता ही नहीं, और आता भी तो हरगिज ना गाती मर्दों के सामने। वो गर्दन मोड़कर गैस लालटेन को देखने लगी जिस पर बेशुमार परवाने मंडला रहे थे। फल खाए जा रहे थे बल्कि बर्बाद किए जा रहे थे। एक दूसरे को मारे निशानाबाजी किए मुंतखब किए जा रहे थे। हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। कुछ लड़कियों ने ब्रेक डांस के नमूने दिखाए। कैसेट पर खौफनाक आवाज वाला म्यूजिक बज रहा था। जंगल की मुनासबत से कुछ इतना गलत भी ना था। एक के बाद दूसरा शामिल होता गया और एक वक्त में 13-14 लड़के डांस में मसरूफ थे। खवातीन तालियां और बैठते हुए मर्द हजरात सीटियां बजाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सब थक कर गिर गए। फिर खाना रखा गया। बड़े बड़े देगचे दरमियान में रखे थे। प्लेटें लेकर सब देगचों पर टूट पड़े। धक्कम पेल और बदनज़मी, छीना झपटी, किसी को बड़े का लिहाज रहा ना रहा, बड़े को छोटों की परवाह। छीना झपटी पर रानी को हंसी आ रही थी। वो खाली प्लेट लिए अपनी जगह बैठी थी। नमो आपा तो उसे बराबर उकसा रही थी कि आगे बढ़ो, घुस जाओ, किसी तरह खाना घसीट लाओ, ना मिले तो दूसरे की प्लेट से रोज का बोटा ही खींच लो। सब चलता है, याद रखो, जो बढ़कर थाम ले वो मीना उसी का है। और मैंने खुद मिस्टर फरहाद की प्लेट से सॉरी कहकर ये बोटा उठा लिया। मगर वो जगह होने का इंतजार करती रही और जगह लम्हा भर में पुर हो जाती। जगह बनाई जाती है डेर, खुद नहीं होती। मोहब्बत हो जाती है, खुद ब खुद की नहीं जाती। और जगह खुद नहीं होती। चलो शाबाश, आगे बढ़ो। लेकिन रानी इस्तकामत से बैठी रही। आखिर जहान ने उसकी प्लेट खाली देकर खाना लाकर दिया। आइसक्रीम के लिए भी काफी चीन झपट हुई और खासी आइसक्रीम जमीन पर गिर भी गई। आखिर उसको मेजर साहब ने खुद कंट्रोल किया और रशीद को बिठा दिया तकसीम के लिए। रशीद फिक्रे भी चुस्त करते रहे और तंज भी करते। मिसेज रशीद इन्हीं की वजह से 3 कप लेकर आ गई। बाद में चाय का दौर भी चला और पेट भरने के बाद गानों का मुकाबला हुआ। बैतबाजी हुई, गलत शेरों पर जुर्माना भी वसूल किया गया। मसलन मुर्गा बनो, अजान दो, कुत्ते की बोली बोलो, फकीरों की सदा लगाओ वगैरह। 3 बजे तक जश्न बरपा रहा और फिर खंकी बढ़ गई। सब वापस के लिए गाड़ियों की तरफ आए तो नमो आपा चिल्ला उठी, हाय मेरी कजन खो गई। पता चला वो फर्श पर सुकड़ी पड़ी सो रही है। ना जाने कब से सोई हुई थी। मुश्किल मिसेज रशीद उसे उठाकर गाड़ी तक लाई और बैठते ही वो फिर से सो गई। बिल्कुल बच्चों जैसी हालत है। जब नींद आई लुढ़क गई। नमो आपा ने राय जनी की। ये तो दरवेशी की अलामत है भाभी, मिसेज रशीद बोली। अदम दिलचस्पी और नाजवानी में ऐसे मौका पर तो लड़कियां पूरी रात जागा करती हैं। ये कैसी लड़की है, ये ऐसी ही है। अब सुबह फतवे देगी कि उसे भी गुनाहगार किया मैंने
और वास देगी। कई दिन जहान ना जा सका। एक रोज गया तो रानी को देखते ही उसने कहा, कैप्टन जहान कहते हैं मुझे। उसका चेहरा गुलुमु हो गया। पहचान तो गई थी। शुक्रिया अनायत, मेहरबानी। मैं इर्तजा भाई के लिए आया था। कोई इतला उनकी आमद के बारे में? अरे आ जाएंगे इर्तजा, तुम तो अंदर आओ। फजूल आदमी, अंदर से नमू आपा ने पुकारा। कई दिन से आए नहीं, तुम हम याद कर रहे थे। उसको अंदर आते देख नमू आपा ने कहा। जहान ने आस भरी नजरें रानी पर मरकूज कर दी। आप भी? वो दोनों खेल रही थी। चलो जहां, तुम जरा मेरी बारी देना, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ। छोड़े भाभी तकल्लुफ। वाह, तुम्हारे बहाने हम भी पी लेंगे। फाल से आए हैं मजेदार। शरबत पियोगे तो कहोगे वाह। ये रानी तो बदजौक है, ना खुद पीती है ना मुझे बनाने देती है। चलो मेरी बारी दो। ये कैसा गेम है, मेरी तो समझ में नहीं आया। भाई तुम आते नहीं जो दिल बहलाने को। इन दो गेम खेलते हैं, कभी लूडो कभी रमी। आज गिट्टे उठा लाई। रानी, बच्चों वाले शौक हैं इसके, रानी समझा देगी तुम्हें। वो चली गई और रानी के समझाने में कोई कसर थी या उसके समझने में? एक गिट्टा उछालते हुई और फट चार जमीन से उठाते इसे इसने अमली नमूना पेश किया था। मगर जहान ने गिट्टा उछाला और इत्मीनान से जमीन से चार पत्थर उठा लिए। उछाला हुआ पत्थर रानी के सर पर जा लगा। वो चीखी। इतनी जोर से थोड़ी उछालते हैं कि बंदे का सर फट जाए। जहान हाथ पे फेंककर उसका सर सहलाने लगा। चोट तो नहीं लगी? क्या आपने भूल फूल फेंका था? वो जलकर बोली। अब जुर्माना होगा। नमो आपा शरबत बनाकर गुनगुनाती हुई अंदर आई तो वो बड़े नमाक से उनकी बारी देने में मसरूफ था। छोड़ो, मैं आगे। कितनी बार जीत हुई मेरी? 3 बार ये हारे हैं, 5 बार मैं जीती। रानी खुशी से सरशार थी। और 2 बाजियां जुर्माने की। मेरा सर फोड़ने की कोशिश की थी इन्होंने। ओ माय गॉड, 10 बाजियां मेरे खाते में हार दी गई। तुम हटो जी, बराबर करने दो मुझे। वो फसकड़ा मारकर जमीन पर बैठ गई। जहान शरबत पीकर चलने को हुआ तो उनसे सैर तफरीह के बारे में पूछने लगा। उस रात की पिकनिक ने तो थका दिया हमें। रानी को भी मजा नहीं आया। असल में गैर शरई थी ना, वाज वगैरह तो थे नहीं इसमें। नमो आपा संजीदा बनने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रानी मुंह फुलाकर गर्दन मोड़कर बैठ गई। और रानी को खाने में हड़बंग, बदनज़मी और बेताबी भी पसंद नहीं आई। औरतें तक मुकाबले में बराबर की हिस्सेदार बन रही थीं। उनके असूल तो सब्र और सुकून से खाने पर बारी आने का दर्स देते हैं, चाहे भूखी मर जाए। भूख ही सबकी सब्र की अवलीन मंजिल है। नमो आपा, उसकी आजमाइश से गुजरकर जिंदगी के बाकी इम्तिहान में कामयाबी की उम्मीद होती है। दस्तरख्वान ही बच्चे की पहली दरसगाह है, जहाँ अदब, तहजीब और सब्र का दामन मिलता है। और यहाँ तो रिज्क की वो बेहुरमती देखी मैंने कि चचा जान ने तुम्हें खूब मुलानी बनाया है। अपनी उम्र देखो और तसूफ के लेक्चर सूट नहीं करते भाई। अरे आज का दौर कहता है कि अपना हक छीन लो, झपट लो। अरे तहजीब और सब्र बर्दाश्त की महज कहावतें, तशबीहात बनकर रह गई हैं। छीन झपट में तो फिर हकूक का गलत इस्तेमाल और बेअतदाली का अमकान है। नमो आपा, ये तो बेअसूली हुई जिसे मॉडर्न दुनिया भी हजम नहीं करती। और अब्बा तो कहते हैं सब्र ही सबसे बड़ा असूल है जिंदगी का, जिसमें इनाम यकीनी है, ख्वाह दुनिया में मिले या फिर अगले जहान में। उसका मतलब तो ये हुआ कि इनाम के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे आदमी। जहान ने उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ख्वाह उम्र कितनी लंबी हो, दुनिया का जहन्नुम बर्दाश्त करे, जिद्दोजहद जरूर करे, हाथ पर हाथ धरे ना बैठे, लेकिन बेअसूली से बचे। रानी जल्दी से बोली, तुम तो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी खाली पेट लिए। जहान ने लाकर ना दिया होता तो भूखी आती। चले किसी तौर सही, खाना मिल गया मुझे। अब इसे मैं अपने सब्र का इनाम ना कहूँ। भूखी नहीं उठी, लेकिन अमकान तो था ना, अगर मैं ना होता या खाना खत्म हो जाता। ये तो अपने ज़र्फ की बात है। मैं फिर भी सब्र से काम लेती, बेअसूली और बेअदबी ना करती। शायद मेरे खुदा की यही मर्जी हो कि मैं दुख उठाऊं, भूख सहूं, तब फिर खाना खत्म हो जाता। अच्छा, वास खत्म करते हुए होते माजरत दरखास्त करती हूँ कि रानी को डैम दिखाने कब चल रहे हैं हम? बनाओ प्रोग्राम कैप्टन। रहने दो नमो आपा, इन्हें बार बार जहमत देने से इर्तजा भाई आ जाए तो फिर प्रोग्राम बना लेंगे, मजा आएगा, वो भी तो शामिल हो। मैं आपको बोर करता हूँ शायद। वो बुरा मानकर खड़ा हो गया। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं जरा मेजर साहब की तरफ जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। वो फौरन कमरे से निकल गया। मेजर के यहाँ वो रौनक थी, मगर उसमें कमी आ गई थी। लोग लॉन में बैठे थे, वो भी वहीं बैठ गया, मगर दिल नहीं लगा। आज वो जबरदस्ती की बनावटी कह के भी नागवार हो रहे थे। मसनूई चेहरे जिन पर खूब लेपापोती की गई थी, असल रंग नजर ही नहीं आता था। नाज़ो अंदाज भी गैर फितरी और आवाज तक को बदल कर बोल रही थी। मेहमान लड़कियां, मिसेस नदीम की बहनें ओवर एक्टिंग का शिकार। उन्होंने जहान से मिसेस इर्तजा के बारे में पूछा और खसूसी तौर पर रानी के मुतलिक राय जनी की कि वो या तो बनती है या पेंडू है, और क्या वो मुजिन शाह आलमी या शेरों वाला गेट अंदरून शहर के रहने वाली है। जबकि मिसेस इर्तजा तो खासी एडवांस है। जहान ने लाइनी जाहिर की वो वाकई नहीं जानता था कि रानी किस मोहल्ले या किस इलाके में रहती है। आप तो हमेशा उन्हीं के साथ पाए जाते हैं, हमें तो लिफ्ट नहीं कराते। एक ने बड़े नाज से कहा। नहीं, मैं तो इर्तजा साहब की वजह से उनकी फैमिली की खैरियत पूछने जाता हूँ। फैमिली की, साथ में इन रानी साहिबा की भी। वो सब खिलखिलाकर हंसी। कभी हमारी खैरियत पूछने भी आ जाया करें। आया तो हूँ, वो जबरी मुस्कुराया। फिर कहाँ की सैर कराने ले चलेंगे? आज चलें। आज तो मेरी एक दोस्त के साथ मुलाकात तय है, उसने बहाना बनाया। वो दोस्त कहीं रानी तो नहीं? वो हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी।
बददिल होकर वो वहां से भी भाग निकला। मेस के सब्जादार पर प्रोजेक्टर पर मज़ाहिया इंग्लिश फिल्म दिखाई जा रही थी। नॉर्मन विजडम की फिल्म थी। कुछ मूड दुरुस्त हुआ और बेसाख्ता दिल चाहा कि काश रानी भी ये फिल्म देखती। फिर उसके चेहरे पर बेसाख्ता हंसी की वो धनक देखने को मिलती। वो कम हंसती थी, मगर जब भी ऐसा मौका होता जहान की नजरें उस पर जमकर रह जाती। बहुत खूबसूरत लगती थी हंसते हुए। फिल्म खत्म हुई तो उसका रूममेट उसके पास आ बैठा। सुनो कैप्टन, वो जो मिसेज नदीम है ना, वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अच्छा तो फिर क्या? वो हंसा। फिर ये कि उन्होंने तुम्हें अपनी इस बहन के लिए नामजद कर दिया है, जो जरा सूखी सी है, पतली। नहीं नहीं झूठ, वो बौखलाया। हाँ हाँ सच सच, आजकल में मेजर साहब तुमसे बात करने वाले हैं। तुम्हें कैसे यार? ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्या कहीं और दिल लगा बैठे हो? उसने खोजती नजरों से जहान को टटोला। तौबा करो, मेरी माँ सुनेगी तो मार डालेगी। उसकी मर्जी के खिलाफ तो मैं दिल भी नहीं लगा सकता। आजकल तुम्हारे इर्तजा साहब के घर बहुत फेरे लग रहे हैं, इसलिए वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। क्या इसलिए क्या? उसने तेजी से पूछा। आम ख्याल है कि मिसेस इर्तजा की बहन में तुम्हारा। शट अप नासिर, प्लीज बेबुनियाद इल्जाम ना लगाओ। मैंने बताया है ना कि अपनी माँ की इजाजत के बगैर मैं कोई काम नहीं करता। उसे अपनी तरबियत पर नाज है और मैं माँ की फख्र को कायम रखना चाहता हूँ। तो यार अगर माँ इजाजत दे दे, आखिर माँ को बेटे की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए? तुम मेरी माँ को नहीं समझ सकते। और यूं भी मिसेस इर्तजा मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मुझे चाहती भी हैं, लेकिन इस नज़रिए से नहीं। इसके अलावा वो लड़की बहुत मासूम और सादा है और खासी मजहबी भी है। ये तो तुम्हारे हक में और अच्छा है। और पता है, यहाँ तो मशहूर है कि मेजर साहब की सालियों के मुकाबले में मिसेस इर्तजा ने अपनी कज़न को बुलाकर रखा हुआ है, सालियों के तोड़ के लिए। और सच्ची बात यह है कि इस लड़की का सादा रूप इन सब के टिप टॉप भारी पड़ता नजर आ रहा है। ये बातें यार तुम लोग फरिश्तों को भी नहीं बख्शते। यकीन करो वो फरिश्ता ही है। अगर मिसेस इर्तजा इस नजरिए से उसे बुलाती तो वहां भी वैसी रौनक लगती जैसे मेजर साहब के बंगले पर। जहान सख्त कोफ्त में मुबतला हो गया था। हाँ ये तो है, बारी बारी सभी जाते हैं, मगर मिसेस इर्तजा से गपशप करके बाहर आ जाते हैं। लड़की सामने नहीं आती, जबकि तुम अंदर घंटों बैठे रहते हो, इसलिए सब मशकूक हैं। ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरे और इर्तजा साहब के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, घरेलू। यार अगर लड़की तुम्हें पसंद हो तो हम हाजिर हैं। तुम्हारे वालिदा से गुजारिश करेंगे। शुक्रिया, मेरी माँ मुझे गांव के खूंटे से बांधे बगैर नहीं रहेगी। ये उसका अरमान है। उसके लहजे में मायूसी और मलाल था, और कई दिन वो इसी मलाल के जेरे असर कहीं नहीं गया। कई दिन बाद इर्तजा के दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा, दस्तक दे या चला जाए। आखिर दरवाजे पर हाथ मारा, वो खुला हुआ था। यकीनन इर्तजा साहब आ गए हैं। ड्राइंग रूम में जाकर इधर उधर देखता रहा। बेडरूम से मियाँ बीवी की जोरदार आवाजें आ रही थी। इर्तजा कदरे तुनक मिजाज थे, और मिसेस इर्तजा 6 भाइयों की अकेली बहन, वो इर्तजा को जोरदार आवाज और फिक्रों जुमलों की पुरजोर हमलों से दबाया करती थी। इन्हें अपने भाइयों पर बड़ा मान था, जो सब मुल्क के आला ओहदों पर फाइज थे। इर्तजा बीवी से तो नहीं, बल्कि सालों की पलटून से खाइफ रहते थे, इसलिए घर में जुलाए हुए रहते। गुस्सा नाक पर धरा रहता। बीवी से झड़प रोजमर्रा का मामूल था। वैसे मियाँ बीवी में मोहब्बत भी थी, बल्कि इनकी लव मैरिज थी। इर्तजा खुश मिजाज भी थे। मिसेस इर्तजा इन्हें पठान का पुत घड़ी में, औलिया घड़ी में भूत कहकर चिढ़ाया करती थी। शायद बेडरूम खुला था। बुलंद आवाजों का शोर सैलाब की मानिंद उमड़ा। पूरा घर गूंजने लगा। उसी वक्त रानी भागती आई। वो अंधाधुंध दौड़ती हुई आई थी कि उसे जहान नजर न आया। अपनी तेजी में उससे टकरा गई। जहान एक कदम पीछे हट गया। नीचे गिरे गिरे उसने मुंह उठाकर देखा और कुछ झीम कर खड़ी हो गई। क्या बात है? घबराई हुई हो? वो उसने अंदर की तरफ इशारा करके बौखलाए हुए अंदाज में कहा। खाना जंगी। जहान को हंसी आ गई। दिलचस्प तजिया था। नमू आपा चुप ही नहीं हो रही। खामखा की जिद। बात क्या है? इन्हें घर की सेटिंग पसंद नहीं आई। इर्तजा भाई को वो उसे बदलने का कह रहे हैं, और नमू आपा मान नहीं रही। खामखा आइए, ड्राइंग रूम के सोफों की तरतीब बदल दें। जब इर्तजा और मिसेस इर्तजा ड्राइंग रूम में आए, वहां की शक्ल बदल चुकी थी। वेरी गुड। देखें मिसेस इर्तजा, इर्तजा इन्हें इसी तरह मुखातिब करते थे। ये है कारकर्दगी, और कितना अच्छा लगने लगा ड्राइंग रूम, जैसा कि मैं छोड़कर गया था। हस्बे साबिक मिसेस इर्तजा वावेला करने और जहान से शिकवा करने लगी कि रानी ने इस कदर मेहनत से घर सेट किया, उसकी मौजूदगी तक को उसे वैसा रहने दें। मगर ये जिद्दी और नाकदरशनास बहुत खफा थी वो। और सुनो, मौसूफ की कारकर्दगी इस कदर हाई क्लास है कि हुकूमत ने इन्हें अब बैरून मुल्क भेजने का प्रोग्राम बना लिया। आ गए हैं कल फिर जाने के लिए। ना आते भाई। मैंने कब कहा था कि मैं मरी जा रही हूँ तुम्हारे बगैर? तुम मरी जाओ, नथिया गली जाओ। मैंने कब रोका? वो भोलेपन से बोले। मगर भाई भाई कहकर बात ना किया करो। इसका मतलब है कि तुम मुझे भाई समझती हो। लाहौल वाला, मैंने तो कभी तुम्हें बाजी नहीं कहा, हालांकि अक्सर लोग समझते हैं। मिसेस इर्तजा कर अंदर चली गई। वाकई ये था, इर्तजा उनसे उम्र में छोटे ही होंगे, या शायद मिसेस इर्तजा उनसे बड़ी लगती थी, दिल डोल के लिहाज से। और एक बार किसी ने
इनसे कहा भी था ये आपके छोटे भाई हैं, शक्ल मिलती है। तब से इर्तिजा को बहाना मिल गया था अपनी कम उम्री का चर्चा करने का। रानी भी अंदर जाने लगी तो इर्तिजा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। यकीन करो कैप्टन, वो बड़े मूड में थे। अगर मेरी अकल मेरा साथ देती, मेरा शऊर बेख्तियार ना हो जाता और आंखें इस ज़ाहिरी हुस्न से चकाचौंध ना हो जाती, तो मैं उस जंगली बिल्ली को जीवन साथी बनाने के बजाय इस लड़की रानी से शादी कर लेता। रानी ने कसमसाकर हाथ छुड़ाना चाहा। उन्होंने और मजबूती से पकड़ लिया। बात यह है कि ऐसी मासूम, भोली भाली, इताअतशार और बुज़दिल लड़की हर मर्द के दिल की ख्वाहिश होती है, मगर नज़र का क्या कहिए, जो हर चमकती चीज़ को सोना समझकर गले लगाने को तैयार रहती है। और दिमाग ऐसी लड़कियों को बहन बनाकर जंगली बिल्ली से नाता जोड़ना फख्र समझता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि रानी ने जुज़बुज़ होते इर्तिजा से खुद को छुड़वाया और अंदर भाग गई। इर्तिजा और जहान के कह के उसका पीछा करते रहे। यार माफ करना कैप्टन, मैं तुम्हें जहमत देता रहता हूँ। इन लोगों ने बताया कि तुमने बहुत ख्याल रखा, तफरीह भी कराई। शुक्रिया कहना तुम्हारे खलूस की तौहीन होगी। बहरहाल खुदा तुम्हें खुश रखे, तरक्की करो और दिल्ली मुराद पाओ। आपकी दुआएं हैं मेरा इनाम। सर, मैं हमेशा खिदमत के लिए हाजिर रहूंगा। वो शर्मिंदा हो गया था। बस यार, इत्तेफाक है कि तुम होते हो और मैं बेफिक्र होकर जाता हूँ। इर्तिजा फिर किसी अहम मिशन पर चले गए और अपने घर की खैर खबर रखने का खुशगवार फरीजा उसे सौंप गए। एक दिन मिसेज इर्तिजा ने कहा, रानी को जहाज जमीन पर देखने की ख्वाहिश है, अंदर से देखना चाहती है कि कैसा होता है। इर्तिजा ने वादा किया था कि रानी को जहाज में बिठाकर पिंडी ले जाएंगे, मगर वो तो खुद उड़ गए। जहाज तो आजकल नहीं है। हाँ, हेलीकॉप्टर आते रहते हैं। अरे हाँ, तुम्हारे एक दोस्त आर्मी के हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं ना, मैं मिली हूँ उनसे। मिसेज इर्तिजा की मालूमात बहुत वसी थी। उनका हल्का अहबाब भी बेहद वसी था। वो मिलने जुलने की शाइक थी। किसी से एक बार मिल लेती तो अक्सर उसके बारे में पूछा करती, फला कहाँ है, क्या कर रहा है। आर्मी नेवी के अफसरान की फैमिली से अक्सर उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। एयरफोर्स वाले तो इन्हें ब्यूटी क्वीन का खिताब दे चुके थे। हकीकत में वो काफी हसीन थी। जिस्म फैल गया था मगर लंबे कद की वजह से बावकार और बारूब लगने लगी थी। इर्तिजा शादी करके आए तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती, इर्तिजा से ज्यादा मिसेज इर्तिजा मकबूलो मारूफ हो जाती। शोहरत पहले पहुंच जाती, चूंकि हमदर्द किस्म की खातून थी और हसद या रश्क से दूर दूर ही थीं और इसलिए लोग उनसे मिलना पसंद करते थे। गो की खवातीन अक्सर उनकी मकबूलियत से जल जाती थीं, मगर वो बेपरवाह रहती थीं। रानी अब जहां से इतना तकल्लुफ नहीं करती थी। दो चार बार वो ज़रूरतन उसके साथ फेयर प्राइस शॉप पर भी चली गई थी। मिसेज इर्तिजा का ब्लड प्रेशर हाई होता तो वो मजबूरन अकेली जहान की हमरा चली जाती। शायद इस पर भरोसा करने लगी थी, मगर बेहद मोहतात तबीयत थी उसकी। गैर ज़रूरी बात ना करती और अव्वल दिन से जो फासला था वो कायम रहा। जहान भी कदरे शर्मीला था और उसे पसंद करने के बावजूद कोई इजहार ना कर सका कि कहीं नाराज ना हो जाए। वो खासी मजहबी ख्याल की लड़की थी। यूं भी जहान उस कली को महफूज देखना चाहता था। उसके अलावा किसी किस्म की बेतमादी उनको एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग ना कर सकती थी। एक बार वो बेसाख्ता हंसी तो जहान ने कह दिया, तुम हंसे हुए बहुत अच्छी लगती हो। वो एकदम संजीदा हो गई और कई दिन हंसना कुजा मुस्कुराई तक नहीं। एक बार उसके मुंह से निकल गया, शोख रंग के कपड़े तुम पर खिलते हैं। कई दिन वो सफेद या हल्के रंगों के कपड़े पहनती रही। जहान ने शिकवा किया तो बोली, मेरी मर्जी। वो बहुत सख्त थी। कभी मूड में होती तो अपनी बहनों के दिलचस्प किस्से भी सुनाती। वो शौक से सुना करता। उसकी आवाज किसी बुलबुल की चहकार से कम ना थी और बेख्तियार हंसी पहाड़ी चश्मे की कुदरती किलकिल की मानिद असाब पर खुशगवार असर डालती। वो हर रंग में मुनफरिद थी। उसकी खामोशी, उसकी संजीदगी, शोखी, भोलापन, मजहबी ख्यालात उसे बावकार बनाते थे। कभी भी किसी छिछोरेपन का मुजाहरा नहीं करती थी और बेख्तियार उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता था आदमी। खवातीन भी इस दौरान उससे मरूब सी हो गई थी। मिसेज नदीम की बहनें उससे कतराती थीं। दूर से ही हेलो हेलो करती गुजर जाती। हजार कोशिशों के बावजूद उनमें से किसी की बात नहीं बनी। नौजवान मजाक उड़ाते बेचारियों की दाल नहीं गली। लेकिन मिसेज नदीम का कहना था, इन सब के बेशुमार रिश्ते आए हैं, फैसला तो उनके वालिदैन करेंगे। छोटी सी इस छावनी में बेशुमार कमारे थे ही नहीं, और जो थे वो एक दूसरे को मशकूक नजरों से देखते, तस्दीक करते, फिर सब मिलकर हंसा करते। जहान इन्हें टोक देता, मजाक ना उड़ाओ, बुरी बात है। वो कहने लगता, तुम तो रिश्ता डाल दिया है। तभी मेजर साहब मेहरबान है। उस दिन आरिफ मिल गया। पता चला कि वो हेलीकॉप्टर की मरम्मत करवा रहा है। 2 दिन हेलीकॉप्टर उसकी जेरे निगरानी रहेगा। जहान की तो गोया जहान भर की दौलत मिल गई। आरिफ ने कहा, आज ही आ जाओ। वो खुशी खुशी उधर गया, मगर अरमानों पर ओस पड़ गई। मिसेज इर्तिजा की तबीयत खराब थी। मिसेज रशीद इन्हें बड़ी खौफनाक मिसालें देकर समझा रही थी कि इन्हें मुकम्मल रेस्ट करना चाहिए। मिसेज रशीद के जाने के बाद वो खड़ा हो गया और उदास लहजे में बताया कि किस लिए आया था। वो भी सोच में पड़ गई। बोली, तो कोई बात नहीं, तुम रानी को ले जाओ। इर्तिजा होते तो कई बार सैर करा लाते, फिर ना जाने कब मौका मिले। अभी तो आरिफ की वजह से सहूलत होगी। उन्होंने रानी को पुकारा और उसे जहान के साथ जाने को कहा।
वो कुछ परेशान हो गई, हिचकिचाने लगी, मुसलसल इनकार में गर्दन हिलाती रही। मिसेस इर्तवाल उसे समझा रही थी। वो बाहर आकर बरामदे में खड़ा हो गया और सोचने लगा, उसे मेरा एतबार नहीं। हालांकि मैंने कभी कोई गलत हरकत तो की नहीं। जुबान को भी काबू में रखा, निगाहों पर पहरे बिठाए, हिफाजत करता रहा। फिर भी मिसेस इर्तजा ने उसे पुकारा तो वो अंदर गया। मुश्किल से तैयार हुई है, जरा जल्दी आ जाना। अगर इन्हें कोई एतराज है तो कोई बात नहीं, फिर कभी सही आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाए। भाई मान लो, मेरा भरोसा ना करो और फिर मौका ना मिला तो अफसोस रहेगा मुझे। फ्लाइंग ऑफिसर के घर रहकर जहाज तक ना देख सकी बच्ची, चलो हेलीकॉप्टर सही। वो मलूल खड़ा रहा, सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। वो आ गई हसबे मामूल सफेद लिबास में। शाल भी ले लो जान, मौसम का भरोसा नहीं। मिसेस इर्तजा ने उससे कहा, क्या बहुत दूर जाना है? वो अभी भी कश्मकश में थी। दूर नहीं मगर बुलंदी पर है, और पहाड़ों का मौसम ऐसा ही बेएतबार होता है। बादल आगे तो खासी खुनकी हो जाएगी, रात ना हो जाए। अब वो फिर उलझन में गिरफ्तार थी। मुझे डर लगेगा। पैदल तो नहीं जाओगी? चलो शाल लो और जाओ। डर की बात क्या है, कैप्टन जहान से ज्यादा काबिल इतमाद मुहाफिज कोई है क्या? मैं खाई में गिर जाऊंगी, उसने मिनमना कर कहा। मैं पकड़ लूंगा। जहान का जब्त रुखसत हो गया, नहीं गिरने दूंगा बस। जीप में उसको बराबर में बैठा देखकर भी कोई खुशी नहीं हो रही थी। कैसी मरी हुई चाल से बाहर आई थी। सारा जोश और वलवला रुखसत हो गया था। अब वो पछता रहा था कि क्यों उसे ले आया। वो बिल्कुल चुप रहा और वो तो रहती थी खामोश। जंगल की खुशगवार हवा उसके बालों और दुपट्टे से अटकलियां करती गुजर रही थी। 2-3 मिनट बाद ही दबी जबान से बोली, अब कितनी दूर है? जहान ने बेदर्दी से ब्रेक पर पैर जमा दिए। जीप रोककर फुफगी से बोला, आपको मंजूर नहीं तो वापस चलते हैं। सड़क मैंने नहीं बनाई और ना ही जानबूझकर रास्ता लंबा किया है। रानी सहम गई, बेख्तियार बोली, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। अब आ ही गए हैं तो चलिए। अल्लाह मालिक है। मैंने कब कहा कि मैं मालिक हूँ आपका? अल्लाह ही मालिक है, मेरा भी आपका भी। उसके नाराज लहजे से रानी नादिम हो गई। 2 मिनट बाद वो वहां पहुंच गए। आरिफ ने आकर उन्हें उतारा, खुश आमदीद कहा और हेलीकॉप्टर की तरफ ले गया। वह मुश्किल रानी को ऊपर चढ़ाया गया। आरिफ अंदर आकर उसे बताता रहा कैसे स्टार्ट करते हैं, रफ्तार किस तरह कम ज्यादा करते हैं। रानी मुसलसल सवालात करती रही, मोड़ते कैसे हैं अगर जहाज पहाड़ी से टकरा जाए या अगर गिर जाए तो पायलट अपनी जान कैसे बचाता है? कलाबाजियां खाते कोई खतरा तो नहीं? यानी जहाज ने पलटा खाया तो पायलट का सर नीचे, टांगे ऊपर। अब वो कैसे कंट्रोल करेगा? और अगर फिसल कर गिर गया तो कैसे बचेगा या मर जाएगा? अरे अरे, कैसे दर्दनाक सवालात कर रही हो? जहान ने टोका। दरअसल मैं इर्तिजा भाई के लिए परेशान होती हूँ ना, हर नमाज के बाद उनके लिए दुआएं करती हूँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मेरे लिए भी दुआ करें प्लीज, आरिफ ने कहा, बल्कि तमाम जवानों के लिए जो मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जान हथेली पर लिए रहते हैं। करेंगी ना? जरूर करूंगी, मगर मुझे आपका नाम तो मालूम नहीं। आप सबके लिए दुआ करेंगी ना? तो मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा। वैसे आरिफ है मेरा नाम। मेरे लिए करोगी दुआ? जहान ने बड़ी आस उम्मीद के साथ पूछा। मगर मेरा नाम तुम्हें मालूम नहीं होगा। सबके लिए करूंगी तो आपका हिस्सा आप तक पहुंच जाएगा। आप भी तो इन मुहाफिजों में शामिल हैं जिन पर पूरे मुल्क की सलामती का दारोमदार है। अल्लाह मदद कर कायम रखे, आमीन। तो मेरा नाम नहीं पूछोगी? ना जाने रानी क्यों हंसी आ गई। बेसाख्ता बेअख्तियार इनकार में सर हिलाते वो मुसलसल हंसती रही। बुलंद पहाड़ियों पर खड़े फौजी हेलीकॉप्टर के अंदर से ठंडे मीठे चश्मे की मौसीकी बुलंद हुई। किलकिल बाहर की फिजा में तैर गई, यहाँ से वहां तक फैल गई और पहाड़ी तक गूंज गई। उतरते वक्त जहान ने उसे सहारा देकर उतारा। आरिफ ने साथ चलते हुए जहान का हाथ दबाकर सरगोशी की। मौका मिलता तो तेरे लिए खुश आमदीद का गेट लगवा देता। मुबारक। आरिफ का शुक्रिया अदा करके वो जीप में बैठे। रानी बहुत खुश थी। मेरी बहुत पुरानी हसरत आज पूरी हुई है, अल्लाह तेरा शुक्र। मैं आरिफ से कहकर किसी दिन तुम्हें हेलीकॉप्टर में एक चक्कर दिलवाऊंगा, 10 मिनट का। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, पहाड़ियों से डर लगता है। वो सहम गई थी। भाई, हर रोज तो यहाँ जहाज आते हैं इन्हीं पहाड़ियों पर। फिर भी क्या पता मेरी मौत इन्हीं पहाड़ियों पर लिखी हो तो। तौबा तौबा करो, खुदा पर भरोसा नहीं आपको? वो हिफाजत करने वाला है। और अगर यही बात है और मोमन का ईमान भी यही है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है तो पहाड़ों पर होगी तो जहाज क्या, जीप भी हो तो हो सकती है। रानी ने डरकर उसके हाथ को पकड़ लिया, सहम कर बोली, नहीं, मेरी वजह से आप क्यों मरे? मैं मजाक कर रहा था, डरो मत। अपना हाथ हटाओ, मैं बहक गया तो सचमुच। वो हंसा और दिल में कहा, वैसे मेरी तमन्ना तो यही है कि हम साथ जिए, साथ मरे। जंगल अब खूब झूम रहा था, हवा सर्द हो गई थी। रानी ने शॉल लपेट ली, फिर हंसने लगी। हंसती रही। वो चुप रहा। अगर बोलता कि हंसते हुए बहुत अच्छी लग रही हो और खामोश फिजा में तुम्हारी ये पाकीज़ा हंसी हूरों को शर्मा रही है, ठंडी हवाएं गाती शादियाने बजाती मेरे इर्द गिर्द रक्सा हैं, तो वो यकीनन चुप हो जाती। 1 मिनट बाद फिर उसकी हंसी स्टार्ट हो गई। जहान ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। असल में ये जो तेज हवा है ना, वो हकलाने लगी। मुझे इससे गुदगुदी हो रही है। मजा आ रहा है, खुश हो? ना जाने कैसा सवाल था। रानी के चेहरे का रंग बदल गया। फिर वो संभल गई। हाँ, बहुत कुदरती नज़ारे और अपनी दरीना ख्वाहिश की तकमील। और मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा? उसने बड़ी उम्मीद से पूछा। अच्छा लगा। वो कुछ झिंपी और गर्दन मोड़कर बैठ गई।
शायद पछता रही थी। तुमने चलते वक्त मेरा मूड खराब कर दिया था। क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? वो तो अच्छा नहीं लगता ना कि नमू आपा अकेली और बीमार और मैं सैर के लिए। ओ खैर, कल फिर आऊंगा। चलोगी? मुझे तुमसे एक बात भी करनी है। कल जहाज पर सैर कराएंगे। वो बहुत खुश थी। मुमकिन हुआ तो अच्छा ठीक है, मगर आरिफ से कह दें कलाबाजी वगैरह ना खिलाए, मैं गिर जाऊंगी। जहान ने कहका लगाया। ब्रेक पर पैर जमा दिए। मिसेस इर्तिजा सामने खड़ी थी। गेट पर वो बेहद शादाब रहा वापस आया। आज की तफरीह पुरलुत्फ थी। देर तक नानी का ख्याल उसको गुदगुदाता रहा और उसे हंसी आती रही। बुद्धू, अनजान और मासूम लड़की। अगले दिन अम्मा का फोन आ गया। शादी की तारीख मांग रही थी। वो चिढ़ गया। अम्मी जी, मैं शादी अपनी पसंद से करूंगा, मुझे इजाजत दे दो प्लीज। एक शादी मेरी पसंद की भी कर ले पुत्र। मैं जुबान दे चुकी हूँ, बेबस हूँ। हाय, तुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं जलील करवाएगा बिरादरी में। मैंने तुझे इसलिए पाला था, इससे पहले कि माँ अपनी परवरिश का वास्ता देती। उसने फोन बंद कर दिया। माँ कुछ नरम पड़ी थी। एक शादी अपनी पसंद, दूसरी उसकी मर्जी की, यानी इजाजत। माँ को मनाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बहुत हल्का फुल्का हो गया वो। शाम को बंद संवर कर मिसेज इर्तिजा के घर गया। सलाम दुआ खैरियत आफियत दवा इलाज तमाम सवालों के बाद कुछ उदास नजर आ रही हैं। अरे आ जाएंगे इर्तिजा भाई एक दो दिन में। उनके लिए उदास नहीं हूँ, रानी का ख्याल आ रहा है। क्यों, खैर है? कहाँ है मोहतरमा? 2 महीने में ऐसी आदत पड़ गई थी उसकी। अब तन्हाई। वो चली गई जहान। चली गई कब? जहान बेसाख्ता चीख रोक नहीं सका। कल रात तुम उसे छोड़कर गए और घंटा भर बाद वो चली गई। बहुत उदास थी, रो रही थी बेचारी। मसूद लेने आ गए थे ना? क्यों, कोई इमरजेंसी? इस कदर उजलत में वो मलाल को छुपा ना पाया। 2 महीने हो गए थे ना, और वो 2 माह के लिए ही आई थी। काफी देर सन्नाटा रहा। दोनों पर उसकी जुदाई का असर था। और सुनाओ, तुम्हारी अम्मी का खत आया कोई? जी, फोन आया था आज। कहती हैं शादी कर लो। मेरा ख्याल है उनकी बात मान लो, तुम्हारा तो फायदा ही है। जी सोच रहा हूँ भाभी। आपके खानदान में कोई शर्त वगैरह तो नहीं होती? मेरा मतलब है आपके चचा यानी रानी के वालिद की डिमांड। रानी के वालिद की डिमांड? मिसेस इर्तिजा हैरत में बुड़बुड़ाई। किस सिलसिले में? यही शादी के लिए भाभी। मैं रानी को हर खुशी देने को तैयार हूँ। मैं वो धुन में कुछ और बोलने वाला था कि वो चिल्ला उठी। जहान, जहान, क्या तुम नहीं जानते? क्या? क्या भाभी? ये कि वो। मिसेस इर्तिजा ने सर झुकाकर आयशा से कहा। वो शादीशुदा है। शायद सारे पहाड़ भी उस पर आ गिरते तो इतना बोझ उसे महसूस ना होता। बेयकीनी से वो इन्हें घूरता रहा। शादीशुदा है? कौन? रानी भाभी, मजाक ना करें। वो कराह कर रह गया। मजाक नहीं, उसकी शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए। चचा जान ने अपनी सब बेटियां 16-17 साल के अंदर ब्याह दी। 6 बेटियां और आमदनी महदूद। क्या करते? सन्नाटा तारी था, कमरे में भी और दिमाग में भी। दिल में खाली खाली था। बड़ी देर में उसको सहूलत से सांस आया। उसे तो लग रहा था कि सांस रुक जाएगा और दिल बंद हो जाएगा। हर खिड़की बंद, हर रोजन तंग होता जा रहा था। यकीन नहीं आता, कभी जिक्र तक नहीं किया आपने। भाभी, रानी अपनी जिंदगी को मौजू गुफ्तगू बनाना पसंद नहीं करती। बहुत खुददार और गैरतमंद है। वो खुश है? नहीं। तुम्हें खुश नजर आती है? इस उम्र में संजीदगी और मायूसी, हर वक्त एक खौफ तारी रहता है उस पर। सिर्फ तस्वीर देखकर औरतों के दरमियान रिश्ता तय हो गया। मसूद 42 साल का था। शादी के वक्त दमे का मरीज, तो तोहम परस्त, एहसास कमतरी का शिकार। रानी तो उम्र कैद भुगत रही है जहान, और माँ बाप के फैसले का भ्रम रखने के लिए पिस रही है। तो यूं होना था कैप्टन जहांगीर साहब, तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। तुमने इसे दिल में बसा लिया, उसके अक्स को आंखों में छुपा लिया था और उसके मुहाफिज बने फिरते थे। मैंने मसूद से कहा कि वो मेरी अलालत की वजह से किसी फैमिली की हमरा गई है। अगर उसे इल्म हो जाए कि वो एक मर्द की हमरा तनहा गई थी तो रानी की खैर नहीं। बड़ा शक्की मर्द है, कैद किया हुआ है उसे। इस यहाँ 2 माह के लिए भेजने का मकसद जानते हो? जहान सर उठाकर उन्हें देखने लगा। क्या करूंगा? मालूम करके क्यों आई थी? मेरा सब कुछ लूट कर ले जाने, मेरी पुरसकून जिंदगी को डिस्टर्ब करने। और क्या? किसी ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर बताया था कि ये 2 माह उनकी इज़्दवाजी जिंदगी के लिए मनहूस होंगे। बीवी के बागी होने का डर है। मसूद ने उसे यहाँ इसलिए भेजा था कि यहाँ कोई मर्द नहीं। इर्तिजा भी दौरों पर रहते हैं और ये इलाका इतनी दूर है कि नहुसत का साया यहाँ पहुंचने का एहतमाल नहीं। जो ही वो मुद्दत खत्म हुई वो उसे लेने आ गया। मनहूस नफरत हो रही है मुझे। जहान सर पकड़े बैठा रहा। उसके जहन में कोई ख्याल था ना आंखों में कोई ख्वाब। सैलाब गुजर गया था और लहलहाती फसलें तबाह हो गई। तूफान आकर गुजर गया। मनहूस तूफान। मसूद की जिंदगी तो सलामत थी। जहान इस साई की जद में आ गया था। नहुसत, बर्बादी, हर खुशी मलिया मेट हो गई। कोई वलवला, कोई अरमान सलामत ना रहा। जहान एकदम बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे आराम की हदायत की थी। उसके मिजाज पुरसी को मिसेस इर्तिजा आ गई। इन्हें अफसोस था कि उसने रानी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। तसल्ली देती रही। मुझे बेशक बहुत सदमा पहुंचा है भाभी, मगर वो खुश खुरम जिंदगी गुजार रही होती तो मैं अपनी गलती पर खुद को सजा देता और शायद सब कुछ भुला देता। लेकिन वो खुश नहीं, दुखी है। आपके चचा मिल जाते तो मैं पूछता, इस कीमती मोती की मट्टी में क्यों दफन कर दिया?
चचा पछता रहे हैं, अगर शादी से पहले देख लेते तो शायद इनकार कर देते। ये तो फ्रेब दही का केस है भाभी, आप लोगों ने अलैदगी की कोशिश क्यों नहीं की? रानी, और अलैदगी का तसव्वुर, तौबा करो, वो अपनी किस्मत पर शाकिर है, कभी किसी से अपनी अलमनाक जिंदगी का दुखड़ा नहीं रोती, सबसे छुपाती है कि उस पर क्या गुजर रही है। तीमारदारी, खिदमत, इताअत, बस ये है कि उसकी किस्मत बहुत फरसुदा ख्यालात की मालिक है। हाँ, अब गौर किया तो हर हर बात, उसके ख्यालात का गहरा ताल्लुक उसके अलम नसीब जिंदगी से जा मिला, और वो उदासी, खामोशी, संजीदगी, बेनियाजी, दरवेशी सब यूं ही नहीं थी। तो वो दुखी थी। जहान ने बेबसी से खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। वो सचमुच बीमार था। उसमें कुव्वत बर्दाश्त की इतनी कमी होगी, मोहब्बत की नाकामी का इतना असर। फौजी जवान, मजबूत जिस्म, मेहनती दिलेर इंसान, जज्बाती लिहाज से इस कदर कमजोर, खुद पर लानत मलामत करता वो उठकर खड़ा हो गया। हालात का सामना करना ही बहादुरी है। मुद्दत गुजर गई। एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद से लड़ते लड़ते थक गया, माँ से बहाने बना बनाकर खुद ही बेजार हो गया। ना इस मुद्दत में वो कहीं मिली, ना उस जैसी कोई और। शायद वो अपनी मिसाल आप थी। वो चंद दिन जिंदगी का हासिल बन गए। जब जब वो सामने आई और छाती चली गई, वो दिन, वो सातें रोशन और ताबनाक थी, लेकिन गुजरा हुआ वक्त यादगार बनकर सिर्फ जहन के पर्दों में रह गया, एक गमनाक याद की तरह। फिर थक हार कर माँ की गोद में सुकून मिला, कम अज कम माँ को ही एक खुशी दे दे। और फिर गांव के दस्तूर के मुताबिक घोड़े पर बैठकर वो शादा को बिहारने गया। माँ की ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन जिंदगी वीरान और दिल संसान ही रहा। मायूसी चमगादड़ों ने बसेरा कर लिया। शादा बेगम एक मुअज़्ज़िज़ चौधरानी बनकर गांव पर हुकूमत करने की ख्वाह, खाना बदोशों की तरह इधर से उधर सामान उठाए फिर ना इनकी जिल्लत थी, इसलिए वो जहान के साथ जाने से इनकारी थी। हर कोशिश बल्कि खुशाम तक बेकार गई। शादा ने जिद पकड़ ली। आखिर जमीनों की मालिक थी, 2.5 किलो सोना और भैंसें, बकरी, भेड़, बल्कि कुत्ता तक जहेज में लाई थी। उसे जहान से दबने की जरूरत भी नहीं थी। मुल्तान में वो बीमार पड़ गया, तब अम्मा के साथ आई। हर वक्त मुंह बनाए, नाक चढ़ाए रहती, अयादत के लिए आने वालों को घुरा करती, खवातीन से सीधे मुंह बात ना करती। उसमें गुरूर ज्यादा ही था। कुछ अम्मा ने तारीफें कर करके उसे नाजुक मिजाज बना दिया था। मिसेस इर्तजा को देखकर जहान की खुशी दीदनी थी। शादा ने इनसे भी बेरुखी बरती, मगर वो इन्हें तो उसकी परवाह ना थी। वो किसी शादी में शिरकत के लिए आई थी। किसी ने जहान का बताया, फौरन हॉस्पिटल पहुंची। यही खूबी तो उनकी दूसरों से मुमताज करती थी। उनके साथ इनकी बेटी मानी भी थी, माँ बाप का अक्स, हसीनो जमील। अम्मा उनसे मिलकर खुश हुई। बहू के रवैये का इन्हें भी अफसोस हुआ, जो उखड़ी उखड़ी रही, फिर बाहर चली गई। बातों बातों में मिसेस इर्तजा सबका हाल बताते बताते रानी तक आ पहुंची। लाहौर में रानी से मिली, तुम्हारी शादी का बताया, शिकायत कर रही थी कि तुमने उसे शादी में बुलाया तक नहीं, कम अज कम मुबारकबाद का कार्ड तो भेज ही देती। भाभी, वो खुद कैसी है, खुश तो है ना? इस लफ्ज के मानी वो भूल चुकी है। वो दो माँ जिनकी नहुसत के साये से उसे बचाने के लिए मेरे पास भेजा गया था, दरअसल वो पूरी तरह उसकी जिंदगी पर मोहित हो गया। शौहर को शक है कि वो वहां से कोई याद दिल बसा लाई है और इसी में खोई रहती है। नंदों को शिकवे हैं कि वो सूखी खेती है और किसी कोंपल के फूटने की उम्मीद नहीं, इसलिए मसूद को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो मसूद को यकीन दिला दिलाकर थक गई, कस्में खा खा कर उसकी जुबान सूख गई, मगर वो अपनी कमजोरियों का इंतकाम भी उससे लेता है, और वो जुल्म सह सह कर जरा बागी होने लगती तो इबादत में गर्क हो जाती। मसूद की सर्विस खत्म हो चुकी है और उसके भाई उनके कफील हैं। इज्जत नफ्स भी जख्मी होती है। मैं उसे इस हवालात से जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी। मसूद को भी खूब फटकारा। कोई खास बात, यानी मसूद को किस बात का शक है? कोई खास बात नहीं, बस महज वहम है कि अब वो उसकी इतनी खिदमत नहीं करती, सोचों में गर्क रहती है। जब मैंने रानी को बताया तुम उसके लिए कितने फिक्रमंद थे और तुम उसके साथ कैसी उम्मीदें वाबस्ता कर बैठे थे, तो वो परेशान हो गई। कहने लगी, इनको बता दें मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि खुशकिस्मत हूँ, और ये कहकर खूब रोई। मैंने कहा, भाई झूठ बोलकर तो मुझे गुनाहगार होने का शौक नहीं, और पता है मैं कैसी चिंगारी छोड़कर आई हूँ? मसूद से कहकर आई हूँ कि अब किसी ने उसे टेढ़ी आंख से देखा तो मैं ले जाऊंगी और जबरदस्ती खुला दिलवाऊंगी। रानी को अब भी रिश्तों की कमी नहीं। तुम सबको फरेबदही के केस में हवालात की सैर करा सकती हूँ। वो घिघियाने लगे। कमजोरों पर रोब जमाते हैं मेरे सामने, सिटी गुम रहती है सबकी, मैं खरी खरी सुनाती हूँ ना। मिसेस इर्तजा एक खंजर सा दिल में गाड़ कर जा चुकी थी। रानी का हर दुख उसकी रूह में तैरता चला गया। वो अब फिर उसके ख्यालों में खो गया। ना जाने वो मुझे याद करती है कि नहीं। उसे मेरा एहसास हुआ होगा। मेरी उससे मोहब्बत और अकीदत और कदर शायद कोई नहीं कर सकता। काश मैं उसे दिल खोलकर दिखा सकता। कितने दिन वो इस एहसास से सरशार रहा कि वो भी उसे याद करती होगी। 2 महीने जो उसकी जिंदगी पर मोहित हो गए, वो इसकी आज़ादी और खुशियों के दिन, बेहतरीन दिन थे। वजह इन्हें याद करती होगी। वो तो कैप्टन जहान की मोहब्बत और वारफतगी से मुस्कुराने पर मजबूर करती होगी। उसके ख्यालों में मेरी रसाई है, शायद दिल में भी। वो कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत असूल वाली है ना, गुनाह सवाब के चक्कर में रहती है। शादो सास के साथ ही चली गई। उसे शहरी जिंदगी का माहौल पसंद नहीं आया, जैसे देखो चला आ रहा है।
हा हा हू करके चला जाता है। औरतें भी अपने मर्दों के साथ चली आती हैं। भला ये कोई क्या रवाज हुआ, और कैसे अजीब नजरों से सब उसे देखते जैसे वो अजूबा हो। फौजियों का भला क्या एतबार, वो जो औरतें आती हैं जाने कितनी तो जहान की दिल पसंद होंगी, इतनी देर उसके दांत अंदर नहीं होते जितनी देर वो बैठी होती, जाने किस किस से दिल लगाया होगा। ना बाबा, मैं नहीं रह सकती, ना देखूंगी ना जलूंगी अपना गांव। अच्छा, जहान ने क्या क्या कस्में खाकर उसे यकीन दिलाया था कि इनमें क्या अभी तक किसी औरत से दिल लगाया ही नहीं। हाँ, मगर एक थी जो अभी तक दिल में बसी है, आंखों में रहती है। इस तरह के आज तक कोई उसकी झलक भी नहीं देख पाया। वो जो शजर ममनुआ है मगर अपनी है, बेअख्तियार उसे चाहने और चाहते रहने में फख्र सा महसूस होता है। किसी को राजदार बनाने को जी चाहता है, मगर उसकी इज्जत और हुर्मत मुतकाजी है कि वो चिलमन के पीछे रहे, दिल के नेहा खानों में छुपे रहे। कोयटे में उसे बेटे की पैदाइश की खबर मिली। ये एक नई खुशी और अनोखा एहसास था। समझ में नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। फौरी तौर पर तो छुट्टी भी नहीं मिली। जिसने सुना मुबारकबाद के लिए दौड़ा आया। वहीं एक जश्न मनाया गया और पहली बार ये इदराक हुआ कि अपनी औलाद, अपनी नस्ल की खुशी और फख्र सब जज्बों से बढ़तर है। माँ के बाद ये दूसरी हस्ती थी जो उसकी अपनी जाति थी, जिस पर फख्र किया जा सकता था और मोहब्बत लुटाई जा सकती थी। 2 माह बाद वो गाँव गया था। दिल और आंखों में शौक की शमें जलाए। शादो किसी और ही मट्टी से बनाई गई थी, एहसास से आरी, जज्बात से खाली। उसने उसकी खुशी को मिलियामेट करने में कोई दिक्कत ना उठा रखी। शिकवा करने में हक बजानी थी, मगर बहुतान तराशी का उसे कोई हक ना था। अभी उसने अपने बेटे की गोद में लेकर प्यार की नजर भरकर देखा भी ना था कि उसकी जुबान के तीर चल पड़े ताबड़तोड़, और वो इन इल्जामात और खराफात को बर्दाश्त करने का हौसला न रखता था। अम्मा के रोकने के बावजूद छुट्टियां गुजारे बगैर उसी वक्त चला गया। अब उनके दरमियान एक खलीज थी। जहनी मुताबिकत तो पहले ही नहीं थी। दिल जीतने की शादों ने कोशिश नहीं की, बल्कि बर्तरी के इजहार ने उसे चिढ़ाती रहती, तो वो माँ की इस लाडली को उम्र भर बर्दाश्त करने का तहिया किए हुए था। उसे अपनी रफाकत का यकीन भी दिलाता रहा, लेकिन शादों के दिल में उसकी इज्जत ही नहीं थी तो मोहब्बत कैसे पैदा होती। वो जानता था शादों का उसमें इतना कसूर नहीं, उसकी तरबियत ही ऐसे की गई है। इसमें मुफाहमत की लचक नहीं, और वो शहर में उसके साथ रहने के लिए तैयार ना थी। वो जबर नहीं कर सकता था, सख्त करता रहा, लेकिन फौरन छुट्टी ना मिलने में उसकी तसाहल पसंदी का दखल ना था। वो तो उस जाहिल औरत के बार बार समझा चुका था कि आम दफ्तरी मुलाजमत और आर्मी की सर्विस में बहुत फ़र्क होता है, मगर वो इस फ़र्क को समझना ही नहीं चाहती थी। अब भी उसके देर से आने को उसी का कसूर और लापरवाही गर्दान रही थी। वो अगर पंजाब में कहीं होता तो छुट्टी के दिन ख्वाह चंद घंटे के लिए ही आ जाता। कोयटा से आना मुमकिन ना था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं रही थी, बल्कि अपनी ही सुना रही थी कि वो महज अपने ऐशो आराम और गुलछड़े उड़ाने की वजह से नहीं आया। उसे क्या परवाह, क्योंकि उसे बीवी से लगाव ही नहीं, बच्चे की ज़रूरत नहीं। अब भी आया है तो सिर्फ दिखावे के लिए। शहर की दिलचस्पियां छोड़कर गांव आने को कब जी चाहता है उसका। वहां तो बथेरी औरतें उस पर फिदा होने को तैयार बैठी हैं, और ये भी राजा इंदर बना रहता है। भला परियों की महफिल से उठकर बीवी के पास आना एहसान ही तो है। मगर उसने चिल्लाकर कहा, अब मुझे इस एहसान की जरूरत नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए। सास के मना करने पर भी वो और चिढ़ गई। क्यों चुप रहूं, मैं किसी का दिया नहीं खाती। उसे अपनी जमीनों और दौलत पर घमंड था, जिसके इजहार में कभी बुखल से काम नहीं लिया उसने। जहान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अफसोस ज्यादा हुआ। आज तक वो उसे अपनी मोहब्बत या रफाकत का यकीन नहीं दिला सका था, लेकिन वो अब भी उसके किरदार पर कीचड़ उछाल सकती है, ये गवारा ना था। उसने तो खुद को बहुत बचाकर संभाल कर रखा था, दुनिया की तरगीबात और आसाइशों से दूर, ऊंची जगह पर। लेकिन ये जाहिल की बच्ची बहतान बांधने में उसके रुतबे का लिहाज भी नहीं कर सकी। ये जहालत नहीं, कमजरफी थी। जहालत तो काबिल माफी है, मगर कमजरफी नाकाबिल इलाज। एक बात उसकी समझ में आ गई। शादो माँ बनकर अपनी सास का मुकाबला करने लगी है। माँ ने तो अपने बेटे की इज्जत ही की, मगर वो शौहर की तहकीर नज़र से देखती थी। जहान जितना सोचता उसकी खुददारी पर ज़रब सी लगती। नाकाम इज़्दिवाजी ज़िंदगी तमाम ज़िम्मेदारी उस पर ना थी, शादों की हठधर्मी का उसमें ज़्यादा हिस्सा था। वो तवज्जो चाहता था, वो उसके पास आकर रहे। एक दूसरे को समझने के लिए कुछ मुद्दत तो कुर्बत के लिए चाहिए। शायद इनमें मुफाहमत का जज्बा मजबूत हो ही जाता, और शायद कोई खूबी एक दूसरे की कशिश का बाइस बन ही जाती। वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही, और जहान उस पर जबर ना कर सका। ये उसकी माँ की तरबियत का खासा था। दरगुजर माफ़ी माँ अब पछता रही थी। वो अपने बेटे से मिल भी ना सकी, उसे दिल भर कर देख भी ना सकी कि बहू ने उस पर इल्ज़ामात के गोले चलाने शुरू कर दिए। वो कहती रही, खुशी खुशी आया है, उसका खैर मकदम करो, इल्ज़ाम ना लगाओ, ऊंची आवाज़ से ना बोलो कि सारा गांव सुनकर मजाक उड़ाए। मगर ना बहू की जुबान रुकी, ना बेटे के कदम। वो मुश्तैल होकर घर से चला गया। बहू फिर भी शर्मिंदा ना हुई, बल्कि सीना को भी करती रही, अपनी बदकिस्मती का ऐलान करती रही। माँ अपनी बेचारगी पर कमरा बंद करके रोती रही। अब उसकी समझ में आ गया था कि क्यों जहान को उससे
शादी करना मंजूर ना था। वो जान गई थी कि अगर शादों में जरा समझ होती तो जहान अपनी तमाम कोशिशें और सलाहियतें बरोएकार लाकर उसे अपने काबिल बना सकता था। अपनी माँ की खातिर वो जहर का ये प्याला पीने पर राजी हो गया था तो उसकी खुशी के लिए शादो को हर सुख देता, मगर शादो बेलचक, जिद्दी और घमंडी औरत निकली। वो जहान को गुलाम देखना चाहती थी। बार बार कहती थी, शहर में रहकर जहान के माश के अपनी आंखों से देखना उसकी बर्दाश्त से बाहर है। जल कुड़कर सेहत खराब करने से बेहतर है कि गांव में हुकूमत करे। जहान जब आता समझाता, आकर रहकर तो देखो, फिर फैसला करना कि मैं तुम्हारे साथ वफादार हूं कि नहीं। मगर शादो के दिमाग में कोई बात समाती नहीं थी। माँ बेचारी तो बेटे की दुश्मन बन गई। अपनी पसंद की शादी करा के ये दुख उसे अंदर ही अंदर घुन की तरह खाने लगा। 1 साल तक वो गांव में आया ही नहीं। जब आया तो शादो से बेइतनाई जाहिर थी। वो सिर्फ माँ की खातिर आता था। वो उसे एक दफा अपने साथ ले गया, इलाज कराया और उसे बहुत तसल्ली दी। माँ, तुम्हारा कसूर नहीं, ये मेरी किस्मत का फितूर है, मजबूरी है, शायद ये मेरे गुनाहों की सजा है। जो वक्त आके सिरकता गया, मियाँ बीवी के दरमियान फासले बढ़ते गए। जहान उसका लिहाज करता था कि जाहिल है, कमजोर हस्ती है, उसके बेटे की माँ है। उसने कभी शादो पर हाथ नहीं उठाया, कभी जुबान से उसको तकलीफ नहीं पहुंचाई। शादो ने उसे इसकी कमजोरी समझा कि वो उसकी जमीनों, भैंसों और सेनों सोने के रूप में आ गया है। फकीर जो हुआ, एक दिन वो आया तो उसने अपने बेटे को गली में गंदी नाली से कुछ निकालते देखा तो दंग रह गया। उसने भी उस गली में खेल कर उम्र गुजारी थी, मगर माँ ने उसे गंदगी से बचने की ताकीद की थी। शायद इसीलिए उसकी फितरत में कुदरत ने पाकिजगी को शामिल कर दिया था। शादों से कुछ कहना बेकार था। इस खुद पसंद औरत को फासलों का एहसास नहीं। जहान ने बच्चे को शहर ले जाकर फौजी स्कूल में दाखिल करवा दिया और उसे हॉस्टल में पहुंचाया। बेटे की जुदाई से शादो जख्मी शेरनी की तरह बिलबिला गई। जिस बेटे पर सबसे ज्यादा अपना हक समझती थी, उसे जहान जैसे कमजोर इंसान ने अपने हक के लिए इस्तेमाल किया था। वो हर किसी के सामने दुखड़ा लेकर जाती, लेकिन कोई उसकी हमनवाई न करता। जहान की जिल्लत कराने में वो कामयाब ना हो सकी। उसके हर वक्त रोने और शोर करने से जहान को अब तरस आने लगा। उसने नए सिरे से उसको वक्त की अहमियत का एहसास दिलाना शुरू किया। अपने साथ ले जाने की कोशिश की, मगर वही ढाक के 3 पात नाकामी। वो उसे बच्चे की तरह गोद में उठाकर तो ले जाने से रहा। ना जाने कितनी बहारें आईं और कितनी खजाएं आकर गुजर गईं। फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के सिवा कोई मकसद ही ना रहा। जिंदगी में इत्तेफाक से लाहौर का प्रोग्राम बन गया, जो उसकी हसरत थी, लेकिन इत्तेफाक था या किस्मत की नारसाई कि उसकी पोस्टिंग लाहौर होती ही नहीं। अब भी चचाजाद बहन, जो उसकी दूध शरीक बहन भी थी, और शादो की सगी भाभी बीमार थी और उसका कोई सीरियस ऑपरेशन होने वाला था। माँ ने फ़ोन करके उसे लाहौर जाने और बहन की अयादत की ताकीद की थी। शादो भी इसी वजह से भाई के यहाँ गई हुई थी, और माँ ने शादो के भाई से इन दोनों के दरमियान सुलह कराने के लिए कहा भी था कि वो बहन को समझाकर जहान के साथ रवाना कर दे। दोनों की मौजूदगी में सुलह सफाई की ज्यादा गुंजाइश थी। माँ की आखिरी तमन्ना थी कि दोनों नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। जिद और हठ धर्मी ने दिया कुछ नहीं, बल्कि तलखियां ही बढ़ गईं। शायद भाई के समझाने का कुछ असर हो। जहान ने भी माँ की आखिरी तमन्ना के सामने सर झुका दिया। उसे तो माँ का हर इशारा मंजूर था, लेकिन आरिफ लाहौर में था। जहान साले के घर जाने के बजाय उसी के घर आ गया। शाम को हॉस्पिटल गया। ऑपरेशन अगले दिन होना था। बहन से मिलकर तसल्ली देकर, माँ की दुआएं पहुंचाकर अगले दिन आने का कहकर आ गया। शादो मौजूद थी, मगर उसे देखकर दूर चली गई। रात का खाना आरिफ के साथ खाया। आरिफ की बीवी उसकी चचाजाद थी, काफी सलीका शुमार, मेहनती, शोख और जहन। आरिफ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली। उसका घर, बीवी और बच्चे, उनकी वालाहाना मोहब्बत देखकर जहान को अपनी महरूमी और नुकसान का अंदाजा हुआ। वो बहुत गमजदा हो गया। उसने जिंदगी में खोया था, पाया कुछ नहीं। ना कोई घर था, ना घर को संजाने संवारने वाले हाथ। जिंदगी में खला था, कमी थी। कह के लगाते शरीर बच्चे। आरिफ के गले में अपने नन्हे बाजुओं के हार डाले, फरमाइशें करते उसके बच्चे। बच्चों के साथ उतरी जुबान में बोलता बच्चा बना हुआ आरिफ। खुश, आसूदा, मुतमईन। ये नन्ही नन्ही खुशियां मुझसे रूठी हुई हैं। क्या गुनाह किया है मैंने आखिर? आरिफ ने बड़े बेटे को गोद में उल्टा लेटा लिया और तड़ 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 2-3 थप्पड़ उसकी कमर पर जड़ दिए। दूसरे को कॉलर से पकड़कर झूला देना शुरू कर दिया और बीवी को दिखा दिखाकर उसे चीखने पर उकसाने लगा। आखिर वो लपकती हुई आई और चिल्लाते हुए बच्चों को उसके पंजे से छुड़ाकर बुड़बुड़ाती हुई घुरती हुई चली गई। तब उन्हें बातें करने का मौका मिला। पुरानी यादें, गुजरे वाकयात, बेफिक्री की दौर की बातें। आहा, याद आया। या वो लड़की जिसे तुम जहाज दिखाने लाए थे, उससे शादी नहीं की तुमने? क्यों, कोई खास वजह? आरिफ को भी वो लड़की याद थी। जहान के दिल को धचका सा लगा। अरसे से किसी मुखलिस राजदार की कमी महसूस हो रही थी। मैं तो समझ रहा था किसी दिन लाल कपड़ों में उसे लेकर मेरे पास आएगा और कहेगा कि इसे एक चक्कर दिलवा दे यार, अगर गिरा मत देना, अभी तो शादी हुई है। शायद ऐसा होता, मगर ख्वाब देखने की इजाजत ना थी। मोहब्बत, नाकामी, मजबूरी, नाकाम इज़्दिवाजी जिंदगी और दुखों के पहाड़, यादों के खजाने, सब कुछ गोश गुजार कर दिया। आरिफ उदास हो गया। हाँ यार, बाज हस्तियां ऐसी होती हैं जिन से जुदा होकर गहरे जख्मों की सी टीस उठती है। जिंदगी की सारी बहारें छिन जाती हैं, मगर बहादुर आदमी को सबका मुकाबला करना पड़ता है। कर तो रहा हूँ, थका नहीं हूँ।
वो फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर लाया। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा वाकया। महबूब की जुदाई ने जख्म डाल दिए थे। सारी दुनिया तारीख हो गई थी। आरिफ धीमे लहजे में बता रहा था। शादी के बाद भी नॉर्मल नहीं हो सका, मगर यार एक ज़हीन विसार पसंद शरीक ज़िंदगी सारे दुखों का मदावा बन सकती है। ज़ख्म मंदमिल हो जाते हैं और दुनिया रोशन लगने लगती है। मारिया मेरी बीवी ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। मुझे उससे नफरत थी, वो मुझसे मोहब्बत करती रही। मैंने उसे धुतकारा, वो मेरे कदमों को भी मोहतरम समझती। उसने मुझे मोहब्बत का सबक सिखाया। सच मानो मैं अब पहली मोहब्बत को अपनी हमाकत समझने लगा हूँ। मोहब्बत वो है जो ज़िंदगी भर लम्हा अपना वजूद एहसास दिलाए, ना कि ज़हन से महव हो जाए। शायद तुम भी भूल जाओ। नहीं भूल सकता, बस एक हसरत सी है कि उसे एक बार देख लूं, कहीं भी नजर आ जाए। बस एक बार। उसके बिछड़ने के बाद फिर कोई खुशी मिली ही नहीं, या शायद किसी ने इस रास्ते से लौटाने की कोशिश नहीं की। किसी ने मोहब्बत की अजमत का यकीन नहीं दिलाया। किसी ने कोई खुशी की कंदील रोशन नहीं की। मुझे भी उसका ख्याल आता है यार। उसने हमारे लिए दुआ करने का वादा किया था और कई बार मैं खतरों की जद में आया और जब भी बचा उसकी दुआओं में शिरकत का ख्याल आया। यकीन हो गया कि उसकी दुआएं कबूल होती होंगी। खैर खुदा उसे भी खुश रखे और तुम्हें भी। अगर जहान को इल्म होता कि उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी, वो कुछ और भी मांग लेता। हॉस्पिटल में वो लाउंज में खड़ा था। बहन ऑपरेशन थिएटर में थी। शादो खौफजदा थी। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो उसे समझाने लगा, तभी उसे एहसास हुआ कि वो किसी की नजरों के हिसार में है। कुछ समझ में नहीं आया कि काफी लोग थे। वो बाहर निकलने के रास्ते पर खड़ा होकर जायजा ले रहा था कि कोई शनासा सी महक करीब से होकर गुजरी। वो कोई औरत थी, अपने वजूद को चादर में छुपाए। जहान को उसकी चाल आशना लग रही थी। वो आगे बढ़ा, सामना हुआ। हाँ, वही तो थी, वही थी। जहान उसे कुछ कहना चाहता था। वो बेनियाजी से आगे बढ़ गई, आंखों में अजनबियत लिए। क्या ये नजर का धोखा था? वो झिझक गया। उसके रुएं रुएं ने फरियाद की, रोक लो इसे, रोक लो, आवाज दो। वो बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती जा रही थी और वो बेबसी से देखे जा रहा था। एक जगह रुककर उसने सामने से आती हुई नर्स से कुछ बात की और गेट के बाहर निकल गई। नर्स करीब आई। किस्मत आजमाने में भला हर्ज क्या था? ये साहिबा जिनसे अभी बात कर रही थी, उनके मरीज का रूम नंबर क्या है? अभी बता गई हैं, भूल गया। मसूद साहब का रूम नंबर 41 है, दाएं तरफ गैलरी में चले जाएं। उसे मसूद से कोई सरोकार ना था। तस्दीक हो गई थी बहन का ऑपरेशन हो गया था, मगर वो अभी कमरे में नहीं लाई गई थी। साले साहब मौजूद थे। वो उसे अपने साथ घर ले गए। पूरा दिन उनसे मामलात पेश करने में गुजर गया। उनका कहना था कि शादो खुद मुख्तियार है और किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करती। क्योंकि उसके बेटे को उससे छीन लिया गया है, इसलिए वो जहान पर भरोसा नहीं करती। गांव इसलिए रहना चाहती है कि उसके कुछ हमदर्द वहां हैं। आप उसे समझाएं। गांव में रहकर बच्चा जाहिल रह जाता है। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी बल्कि फर्ज है। शादो मेरे साथ रहती तो बच्चा भी हमारे साथ होता। जहां हम जाते हैं वो स्कूल में पढ़ता। नहीं मानती यार। वो तेरी बहन अस्पताल से आ जाए, फिर शादो से बात करूंगा। सुबह गुजरांवाला जाने से पहले हॉस्पिटल आया। बहन को देखा, तसल्ली दी। अभी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, छुट्टी लेकर 1-2 दिन में आऊंगा या फिर अगले जुमे। वो बाहर आ गया। दाएं गैलरी, 41 नंबर कमरा। वो गैलरी के सिरे पर किसी मौजूदे के इंतजार में खड़ा था। कमरे से 2 लड़के बरामद हुए। 12 और 15 साल के होंगे। जहान ने रोका तो खड़े हो गए। फर्जी नाम, फर्जी कमरा नंबर पूछा। एक फौजी अफसर से बात करना। बच्चों को फख्र का एहसास हुआ। उनके साथ बातें करते बाहर आया। खुशी खुशी बताते रहे उनके मामू साहब बीमार हैं और वो उनका और अपनी अम्मी का नाश्ता लेकर आए थे। मुमानी तो दोपहर का खाना लेकर आएंगी, अभी घर पर हैं। मामू पहले जनरल वार्ड में थे, 6 महीने से हॉस्पिटल में मुकीम हैं। छोटे मामू ने कल ही इस कमरे में मुंतकिल कराया है। बच्चों ने तफसील से मामू के घर का पता भी बताया। वो एक ऑफिसर से बेतकल्लुफ हो गए, बेहद मसरूर थे। जीप सड़क पर छोड़कर वो बेधड़क गली में घुस गया। तीसरा मकान, दरवाजा किसी बच्चे ने खोला था। बीबी से कहो मेजर जहांगीर साहब आए हैं। उसने रोब जमाया। लड़का अंदर गया और फौरन वापस आया। बीबी कहती हैं वो किसी जहांगीर नाम के मेजर को नहीं जानती। वक्त कम था और मुलाकात अहम, जरूरी चेहरा देखना हसरत। उनसे कहो जहान आया है, कैप्टन जहान। ड्राइंग रूम का दरवाजा उसके लिए चौपट खुल गया। सामने ही वो हस्ती मौजूद थी। आप उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसकी जर्द रंगत में सुर्खी दौड़ी। कमजोर हो गई, बल्कि बीमार भी। मैंने अपना सही नाम बताया था। वो रैंक बढ़ गया है। वो बिगड़ कर बोला। जाने क्यों उससे रूठने को जी चाहा था। आपने कभी अपना पूरा नाम बताया ही नहीं। वो शर्मिंदा सी थी। आपने पूछा ही नहीं। मैं तो बताना चाहता था और भी बहुत कुछ, मगर गैर अहम लोगों की तुम्हें क्या परवाह। वो तेजी से बोला। ये तक नहीं बताया कि शजर ममनुआ हो। मुझे धोखा देकर क्या मिला तुम्हें? मेरे यकीन को झुटलाया। मुझे कहीं का ना छोड़ा तुमने। वक्त कम था और शिकवे हजार। वो पलक झपककर गालबन आंसू रोक रही थी। पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। कुछ नहीं मिलता यादों से, दर्द के सिवा। मैं चाहूं भी तो नहीं भुला सकता। मैंने तो इन मुख्तसर दिनों में अपनी पूरी जिंदगी वार दी इस ख्याल पर के, और मैं तुम साथ एक शायरा हयात पर हम कदम होंगे, सब कुछ लुटा दिया। आप कुछ और बात करें। अच्छा, कल हॉस्पिटल में मुझे देखकर रुकी नहीं, चली गई क्यों?
रास्ता बदल लिया, वजह रास्ता तो अलग ही था। किस्मत ने मुझे इत्तेफाक से उस रास्ते पर पहुंचा दिया था जहां आपकी मौजूदगी की मुझे खबर ना थी, और ना ही ये कि आप मुझसे कोई उम्मीद वाबस्ता कर लेंगे। अब इसका इत्मीनान बहाल हो गया था। तुम्हें वो दिन याद आते हैं? बहुत, और उसकी सजा भी पाती हूँ। वो ज़माना ही तो हासिल ज़िंदगी है। इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर आऊँगा तफसील से बात करने। नहीं नहीं, उसका रंग जर्द हो गया। अब क्या करेंगे? आंखें बेचारगी से भीग गई थीं। बस ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अब आप जाएं, खुदा हाफिज। मुझ भाग से घर के अंदर चली गई और जहान दिल पर बोझ लिए बाहर आ गया। आंखें उसकी भी भर आईं। जो कहना चाहता था दिल में ही रह गया। उसे देखकर हर जख्म हरा हो गया था। हर दिन, हर लम्हा, जब जब वो सामने आई, जब जब मुखातिब हुई, और कौन सा दिन जब उसका ख्याल नहीं आता था। रानी, मैंने तो हर लम्हा याद रखा तुम्हें। कितनी दूर निकल आया था, ये जाने बगैर कि रास्ते तो अजल से अलग हैं, अलग ही रहेंगे। मसूद को क्या मालूम, जिन मनहूस साहतों को टालने के लिए उसे दूर कर रहा है, वही जमाना रानी की जिंदगी का हासिल बन गया। नहुसत उस पर साया फगन हो गई। अब ख्वाह कोई कितना ही जोर लगाए, रानी इन यादों के दायरे में खुशियों के फूल चुनती रहेगी। हाँ, आज उसने एतराफ कर तो लिया। यादें दर्द के सिवा क्या देती हैं, लेकिन वो गुजरा हुआ जमाना वो भूल नहीं सकती। वो हासिल जिंदगी है। और जहान के दिल का दर्द और बढ़ गया। महरूमी मोहब्बत से ही नहीं, हर इनाम, हर अजर उसके ऊपर हराम था। कोई सुख नहीं, आराम नहीं, मशीनी जिंदगी। रानी की जिंदगी का कोई मकसद तो है। बीमार शौहर की जिम्मेदारी, ससुराल वालों की खिदमत, अयादत में पनाह ढूंढना, और यादों से दर्द उभारना। जहान के पास कुछ न था, वो खाली हाथ था। सही दामा हफ्ता भर खुद को बहलाने में गुजर गया। फिर माँ की ताकीद पर लाहौर जाना पड़ा। बहन की सेहतयाबी का जश्न मनाया जा रहा था, वो भी शरीक हो गया। मेहमान सब रुखसत हो गए और वो मुंतजिर था कि शादों के भाई उसका कोई इशारा दें, मगर वो तो गांव वापसी की तैयारी कर रही थी। भाई से कह रही थी, मुझे भिजवाने का इंतजाम करो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। जहान ने नरमी से कहा, अम्मा से भी मिल लूंगा। भाई ने भी तायद की, मगर शादो, ना बाबा, इन फौजियों का क्या एतबार, ये मुझे गांव जाने नहीं देंगे, वहीं फौज के अड्डे पर ले जाएंगे। गुजरांवाला रास्ते में है, अगर एक दो दिन रुक जाओगी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। छुट्टी के दिन या जब कहोगी छोड़ आऊंगा, मेरा एतबार करके तो देखो। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है जहान, उसके साथ ही चली जाओ। भाई ने कहा, मैं इसके साथ नहीं जा सकती, मैं सीधी अपने गाँव जाऊंगी। शादो, भाई खफा होने लगा, पागल ना बन, ये कोई नामहरम है, दो चार दिन उसके पास रुक जाएगी तो गुनाह नहीं होगा। अपने साथ दुश्मनी ना कर, तुझे तो रहना ही चाहिए जहान के साथ। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी मनमानी पर खुश भी हैं। फजूल जिद ना कर, दुश्मनी मैं नहीं, ये करते हैं। शादो रोने लगी। सब मुझे कहते हैं, इनकी कोई नहीं कहता। बस ठीक है, तुम नहीं पहुंचाओगे तो मैं अकेली बस में चली जाऊंगी। शादो, जिद अच्छी नहीं होती, चल खुशी खुशी उसके साथ जा मेरी बहन। भाई नरम पड़ गया, नहीं कभी नहीं जाऊंगी। वो भी पर गई, जो मेरा कभी बना ही नहीं, उसके साथ क्यों जाऊं, क्यों रहूं उसके साथ? तो तुम्हें मेरे साथ जाने और रहने से इनकार है? जहान को गुस्सा आ गया। 100 बार इनकार है, नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, वही तुम्हारे दिल में बसती है, वही आंखों में समाई हुई है। मुझसे शादी तो तुमने माँ की वजह से की थी, शादी की थी तो निभा रहा हूँ, धोखा नहीं दिया तुमको कभी भी। झूठ, तुम तो सारी उम्र धोखा देते रहे, खुद को भी मुझे भी। सच्चे दिल से मेरे बने होते तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देती तुम पर। तुम्हें तो किसी और से प्यार था, तुम्हारी आंखें उसे ही तलाश करती रहती हैं। मैं वो नहीं बन सकती। बन सकती थी शादो, तुमने मेरी हर कोशिश को ठुकरा दिया। तुम मेरी पसंद बन सकती थी। जहां शादो की कमजोरी समझ गया, उसे समझाने की जरूरत थी। नहीं, मरकर भी नहीं बन सकती वैसी। पर याद रखना, मेरी जिंदगी में वो तुम्हें मिल नहीं सकती। करके देखो तुम शादी, तुम्हारी और उसकी जान एक कर दूंगी। वो मुश्तिल थी। भाई जी देखें, इल्जाम लगाती मुझ पर। जहान भुन्ना गया। अगर मैं कहूँ कि ये जानबूझकर मेरे पास नहीं रहना चाहती, गांव में इसका मफाद है, तब है मफाद, वहां मेरे अपने लोग हैं, झूठे फरेबी नहीं है। तुम तो खुद मुझसे दूर रहना चाहते हो। अगर चाहते तो अपना हक इस्तेमाल करके जबरदस्ती ले जाते, पर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। शादो, मैंने 1000 बार तुम्हें ले जाना चाहा, तुमने माना नहीं। चलो अब कहता हूँ कि मेरा घर बसाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारे बेटे को हम दोनों की जरूरत है। वो नरम पड़ गया। अब घर बसाने की जरूरत क्यों पड़ गई? दिल उजड़ गया क्या? वो चीखी। नहीं जहांगीर साहब, अब नहीं, अब मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। जुदाइयां सह सह कर तुम्हारी जुदाई की आदी हूँ, और बेटे की जुदाई भी बर्दाश्त कर ली मैंने। अब तुम्हारी बारी है। तुम तड़पों पर, याद रखना मेरी जिंदगी तुम्हारा घर भी वीरान रहेगा। दिल भी, बहुत लंबी उम्र है मेरी। वो जोर से हंसी, फातिहाना हंसी। रहो अकेले, बर्बाद करते रहो फरियाद। नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं बसना। जहान का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल आया। उसकी बहन और बहनोई आवाजें देते रहे, और वो तकरीबन दौड़ते हुए जीप तक आया और स्टार्ट करके लम्हा भर में उस जगह से दूर निकल आया। अगर रुक जाता तो शादो का गला दबा देता या खुद अपनी जान ले लेता, मगर हौसला और बर्दाश्त फौजी ट्रेनिंग काम आई थी। इतनी तजलील वो चुप था तो उसने उसको कमतर और कमजोर समझा था। इतना तकब्बुर, मोहब्बत और नफरत की इंतहा क्या है? क्या रानी औरत नहीं जो इज्जत की खातिर शौहर के जुल्म सहती है? क्या मारिया औरत नहीं जिसने मोहब्बत का अमली मुजाहरा करके आरिफ को फतह किया? क्या ये औरत खुदाई के दावेदार है?
गुस्सा, बेबसी, एहसास जिल्लत, ना जाने कितने शोले उसके बदन को झुलसाए दे रहे थे। बार बार एक्सीडेंट होते होते रह गया। खुदा को उसकी जिंदगी मतलूब है, किसी खास मकसद के लिए, वरना वो तो अपने आप को मौत के सुपुर्द करना चाह रहा था। एक कमजोर औरत के हाथों उसकी शिकस्त, क्या ये इंसाफ था? उसके आसाब शिकस्ता थे। यूनिट पहुंचकर वो बिस्तर पर ढह गया। इस्तराब, बेचैनी, बेकरारी, वो जहर में बुझी हंसी उसकी समात में सियाल आग की तरह दाखिल होकर उसे झुलसा रही थी। वो खुद आतिश फिशां था, फटने को बेकरार। डॉक्टर न जाने उस पर क्या तजर्बे कर रहे थे। सुकून की नींद, 48 घंटे मुकम्मल आराम, शिकस्त का रद्द अमल। क्या मैं इसके हमलों से जख्मी हो गया हूँ? क्या मैं मौत की दहलीज पर हूँ? वो मेरी रूह कब्ज कर सकती है या नहीं ना? बुजदिली जुर्म है यारा। गलूदगी में उसे अपने अर्दली का जुमला याद आया और उसे दिल की तकवीत का एहसास भी हुआ। ज़मीर की अदालत में वो सीना तान कर खड़ा था। बीवी की हक तलफी नहीं की, कोई जबर नहीं किया, जुल्म नहीं किया। फिर क्या खलिश है जो कमज़ोर कर रही है? अपना हक इस्तेमाल नहीं किया, खुद को अराज़ा नहीं कर सकता था, इसलिए ज़बरदस्ती करने में उसकी मज़ीद गालियाँ सुनने की हिम्मत नहीं थी। ए खुदा, तू गवाह रहना, मेरा दामन पाक है, मेरे इरादे खलूस पर मबनी थे। नेक नियत से घर बसाने की ख्वाहिश की थी, गुनाह नहीं किया। फिर ये सज़ा क्यों? सर फोड़े की तरह दुख रहा था और जिस्म तख्ता। काफ़ी देर से फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसकी अयादत को आए हुए कैप्टन मुर्तज़ा और माजरत कर रहे थे। सर, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उठ नहीं सकते, आज होश आया है, आप मैसेज नोट करा दें। ओहो सॉरी सर के आप। लेकिन मुर्तज़ा ने उठकर उसे देखा। मुर्तज़ा के लहजे और आवाज़ में तब्दीली का नोटिस लेना पड़ा। ठहरिए सर, वो उठ रहे हैं, ज़रा होल्ड करेंगे आप? वो खुद को घसीटते हुए उठ बैठा। मुर्तज़ा ने रिसीवर उसे थमा दिया। वो खुद बिल्कुल पास खड़े हो गया। अटेंशन, हेलो जी, कौन साहब? अच्छा लाला, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बस वैसे ही गर्मी खा गया था। हाँ, कमजोरी तो है, अब ठीक हूँ। क्या क्या? रिसीवर आराम से गिराकर खुद भी बिस्तर पर लुढ़क गए। मेजर जहांगीर। मुर्तज़ा इसलिए खड़ा था। अटेंशन फौरन मुतद्दी से आगे बढ़ा। तो ये यूं हुआ, सब खत्म हो गया। अपने गरूर, तकब्बुर समेत खुदाई से मुकाबला करने वाली अपनी जिद पर कायम भाई के रोकने के बावजूद शादो अकेली बस में बैठकर गांव रवाना हो गई। गुजरांवाला से आगे बस को हादसा पेश आ गया। मुसाफिरों से भरी बस उलट गई और उसमें मौजूद तमाम मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गए, सवाए एक के जिसने मौका पर ही जान दे दी। गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में उसकी लाश मौजूद थी और भाई इत्तला मिलते ही पहुंचा था। फोन पर ही रो रो कर कह रहा था, काश जहान वो एक बार तुम्हारी बात मान लेती, एक बार तुम्हारे साथ चली जाती जब उसे आना ही था। यहीं इसी शहर में। जहान को कितनी बार सब समझा चुके थे, उसका कोई कसूर नहीं। लाला ने भी कहा, उसने अपने किए का फल पाया, तुम बेगनाह हो, तुम्हें सजा क्यों मिलेगी? मगर जहान कहता था वो औरत कुर्बान हो गई और उसकी बात दुरुस्त निकली। ना मेरा घर बसा ना दिल, और वो एक बार एतबार कर लेती, वो उसे मायूस ना करता। आरिफ के घर से आकर एक घर की तमन्ना जाग उठी थी, शदीद हो गई थी। वो झुक जाता आराम के लिए, सुकून की खातिर, बच्चों की मासूम शरारतों की हजरत में, मगर उसे ही मुजरिम बनाकर आगे निकल गई। माँ ने 2 माह बाद ही उसे शादी पर उकसाना शुरू कर दिया, मगर 6 माह गुजरने पर भी वो आमादा नहीं हुआ। जहाँ इतने दिन तन्हा रहते गुजर गए, वहाँ चंद साल और सही। एहसास जुर्म इतनी जल्दी तो नहीं मिटा करता। अलबत्ता उसकी सारी जमीनों के कागजात, भैंसें, बकरियां और 2.5 किलो सोना वो अपने सालों को वापस कर आया। उन्हें एतराज था, उसका बेटा तो है, अब वो मालिक है, मगर उसने साफ कह दिया था, मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मंगला में एक्सरसाइज का आखिरी दिन था और मौसम बहार के फूलों की नुमाइश का भी आखिरी दिन। पूरी यूनिट तफरीह के लिए मेजर जहांगीर की हमला फूलों से लुत्फानंदोज होने आ गई थी। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कार्नेशन, सफ़ेद स्टेटस, पाकिज़गी और नफासत। हेलो 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 भाई जहान, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई मेजर जहांगीर साहब, रुको रुको यार, ऐसे भी क्या तेजी, जंग छिड़ गई है क्या? ये शनासा सी मर्दाना जनाना आवाज़ें इर्तज़ा और मिसेज इर्तज़ा की थीं। पीछे मुड़कर देखने का तो अब रवाज ही नहीं रहा। हाँफते हुए मिसेज इर्तज़ा करीब आ गई। मिसेज इर्तज़ा, आप हो रही हैं, हमने कहानियों में पढ़ा था कि मुड़कर देखने वाले पत्थर में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए खतरे को भांप लेना बेहतर। इर्तज़ा थे खुशबाश जोड़ा। भाई हम तो कई दिन से यहीं हैं, घर हमने खारिया में बना लिया है। इर्तज़ा रिटायर हो गए हैं और एक फॉर्म चला रहे हैं। मिसेज इर्तज़ा हस्बे मामूल बोले जा रही थी, मालूमात मुहैया कर रही थी। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। मानी, मुस्तफ़ा, मुज्तबा गार्डन में रंगीन कुर्सियों पर बैठे वो कोल्ड कॉफ़ी के मुंतज़िर थे। इर्तज़ा को बच्चे पकड़ कर ले गए और वो घास पर भाग दौड़ का खेल खेलने लगी। तुम्हारी बेगम के हादसे की इत्तला मुर्तज़ा ने दी थी। कैप्टन मुर्तज़ा, अरे इर्तज़ा का भाई है भाई। अफसोस हुआ, बच्चा माँ के बगैर अधूरा होता है, नुकसान भी इसी बच्चे का हुआ, शायद तुम्हारा नहीं। तुम उसे कभी इस कमी का एहसास न होने देना। वो मुतफिक था। अजीब बात है, मिसेज इर्तज़ा ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम जिस रोज़ रानी से मिलने उसके घर गए थे, उसी रात या अगली रात को मसूद का भी इंतकाल हो गया। मिसेज इर्तज़ा उसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए रुकीं, जो कोल्ड कॉफ़ी अपने कपड़ों पर गिराकर भी परेशान न था, बल्कि बेयकीनी से उन्हें देखे जा रहा था। हाँ, और रानी रो रो कर जान दे देती थी कि तुम से मिलकर तुम पर अपने पोशीदा जज्बे आया करके गुनाहगार हुई, इसलिए सजा के तौर पर अल्लाह ने उसे बेवा कर दिया। वो अपने हर अमल में खुदा की रजा की तालिब होती है।
लेकिन उस रोज बेअख्तियार हो गई। जहान उसने ये 12 साल की मुद्दत बड़े सब्र, ज़ब्त, इस्तिकामत और ज़र्फ़ के साथ गुजारी थी। वो हैरान है कि कौन सी कुव्वत थी जिसने उसे बेअख्तियार किया। वो खुद को माफ़ करने पर तैयार नहीं। इससे पहले भी उसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए लंबे वजीफे करने पड़े थे। जब उसने तुम्हारा हाथ, एक नामहरम का हाथ पकड़ने की खता की, फिर वो तुम्हारी याद दिल में बसाने की खताकार हुई। इसलिए मसूद का हर इल्ज़ाम, उसकी हर ज़्यादती सब्र के साथ झेलती गई कि दुनिया में ही गुनाहों की सज़ा मिल जाए। भाभी, जहान कुछ कहने को बेताब था, मगर तासुफ और निदामत ने कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली। हाँ, जहान वो मज़लूम तरीन लड़की है, छोटी कोताही को महसूस करती है और उसकी सज़ा के लिए तैयार रहती है। सब्र करती रही कि अजर मिलेगा। हर दुख खामोशी से पी गई। हम सब ने उसे इस ज़िंदगी से निजात हासिल करने की तरगीब दी, मगर वो उसे भी रुसवाई समझकर इनकार करती रही। अपनी किस्मत पर शाकिर। और सुनोगे उसकी तमाम कुर्बानियों, उस घर से मोहब्बतों, खिदमतों का क्या इनाम दिया गया। चलम के बाद लातल्की का ऐलान करके उसे उसकी बड़ी बहन के घर पहुंचा दिया। उसके सब्र की दाद कहीं से ना मिली, बल्कि हर ताल्लुक मसूद के साथ दफन कर दिया। अब अपने दुखों की चादर में अपने वजूद को छुपाए, तन्हा और बेसहारा। क्या अब वो कोई सहारा कबूल कर लेगी? उसकी बहनों की कोशिश है कि उसे बेहतर जिंदगी, मजबूत सहारा फराहम करें। जो जिंदगी उसने डर डर कर उमंगों से खाली गुजार दी, उसे रंगों बहारों और खुशियों से आशना करें। मैंने तो कह दिया कि ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि मसूद ने मरकर तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, ताकि इन ज्यादतियों की तलाफी हो सके जो वो करते रहे। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है और तुम्हें इसलिए आज़ाद किया है कि अपने सब्र ज़ब्त के इनाम को जहाँ से चाहो हासिल करो, जैसे चाहो वसूल करो। वो पगली उस पर भी रोती रही। वो और मुझे खुदा से डराती रही कि ये शिरक के जुमले हैं। इर्तज़ा ने पुकार कर उनसे कहा, मिसेज इर्तज़ा, अगर आप अपना मुकदमा पेश कर चुकी और फारिग हैं तो प्लीज़ अपनी इन आफतों से मेरी जान छुड़ाएं। मिस्टर इर्तज़ा, पहली बात तो यह है कि ये मेरा मुकदमा नहीं, आपकी ख्वाहिश पर आपकी अजीज तरीन साली का मुकदमा है जो आपके इशारे पर पेश कर रही हूँ। दूसरी सफाई में कहना चाहूंगी कि ये आपने आपको अजीज हैं, आप इनसे खुद निपटते रहें। तीसरी बात ये कि जहान ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए और प्लेटफॉर्म पर आप अकेले खड़े रह जाएं और खुशकिस्मती की आखिरी किरण आपके हाथ आकर निकल जाए। नसीब आजमाना आपका हक है। नतीजे से प्लीज हमें बाखबर कर देना। अच्छा, खुदा हाफिज। वो एक्सरसाइज का आखिरी दिन था। नसीब आजमाना उसका हक था। खुशियों के ताकुब में दौड़ना भी तो उसका हक था। यूसुफ अली के घर का दरवाज़ा खुशकिस्मती की तरह उस पर वाह हो गया था। घर में तो कोई भी नहीं। अम्मी पापा शादी में गए हैं। रात को वापसी होगी। एक नौखेज हसीना सबक पढ़कर सुना रही थी, या शायद कई बार लोगों से कह चुकी थी, इसलिए उसे अजबर था। कोई भी नहीं है, आप भी नहीं है। वो शोख लहजे में बोला, मैं तो आपके सामने हूँ और घर में मेरी खाला भी है, मगर अम्मी और पापा तो नहीं है। आपको किससे मिलना है? आप अपनी खाला से जाकर कहिए कि जहान आया है, आपकी खाला का जहान। उसके लहजे में वही खनक और झंकार थी जब वो जहान था, जहांगीर नहीं। लड़की ना समझने के अंदाज में आंखें फैलाकर अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद वो एक दूसरे के रूबरू थे। हैरत और मुसरत उनके चेहरे से होइदा थी। कोई रुकावट ना थी, कोई पैर में जंजीर ना थी, फिर भी एक झिझक थी। वो साख्त खड़े थे और वक्त गुजरता जा रहा था। खाला की भांजी पर्दे में जिस्म छुपाए, चेहरा बाहर निकाले झांक रही थी। जब कोई कुछ ना बोला, बेहरकत खड़े रहे, तो वो हैरानी से बोली, खाला, क्या आप इन्हें जानती हैं? पहचानती नहीं है? कौन है ये? रानी चौंक कर ख्वाब से बेदार हुई। ये मेजर जहांगीर हैं। मगर वो पर्दा छोड़कर अंदर आगे चिल्लाई, उन्होंने कहा था ये जहान है, खाला का जहान। दरअसल बीबी, मुझे इनकी याददाश्त का भरोसा नहीं था ना। ये नाम तो क्या सूरत तक भुला देती हैं। इसलिए इंसान अपनी चीज को तो नहीं भुलाता, और 12 साल की मुद्दत खासी तवील होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि इनका अपना जहान। देख लो, पहचान गई ना अपनी चीज? रानी के चेहरे पर रंगों की धनक तैर गई। शर्म करें, क्या कहेगी बच्ची? कहेगी खाला बड़ी होशियार हैं, सिर्फ अपनी चीज की पहचान रखती हैं। आपको जो बात करनी है वो करें प्लीज, वरना मैं जाती हूँ। बच्ची ने बारी बारी दोनों को देखा। उसकी समझ में नहीं आया। बेबी, आप यहाँ ठहर कर सुनगुन लेने के बजाय मेरे खाने पीने और ठहरने का इंतजाम करें तो बेहतर होगा। आपकी मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगा। बाप रे, वो चीखी, वो तो 12-1 बजे तक आएंगे। शादी से रुखसती के बाद आप क्या उस वक्त तक यहीं ठहरेंगे? फिर वो पर्दे में गायब हो गई। हाँ भाई, 12 बजे के बाद, 1 बजे, 2 बजे के बाद, जब भी आए, वरना रात को यहीं सो जाऊंगा। बहुत जरूरी मीटिंग करनी है। वापसी का हर रास्ता बंद करके आया हूँ। लड़की पर्दे से बाहर आकर सामने खड़ी हो गई। आखिर आप हैं कौन? आपकी खाला का जहान। खाला, आप ही बताएं। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हम दोनों तो आज पहली बार मिले हैं। रानी ने सर झुकाकर अपने जुर्म का इकरार किया। जहान के लबों पर मुस्कुराहट आकर ठहर गई। खाला का जहान।